हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल इज माई हस्बैंड। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 90 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 91। मलिष्का प्रेग्नेंट है। नैना जी का गुस्सा, सार्थक की एंट्री। पुलिस को देख सबकी नजर अजीब सी हो गई। आहान ने आगे बढ़कर देखा तो वहां पर कमिश्नर के साथ और भी पुलिस अधिकारी खड़े थे। आहान उनके सामने एटीट्यूड से खड़ा हो गया और अपनी एरोजेंट आवाज में बोला, क्या बात है कमिश्नर साहब, आज यहां आने का कष्ट कैसे किया आपने। आहान की बात सुनकर कमिश्नर उससे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोले, हम आपके यहाँ आए ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम बहुत जरूरी काम से आए हैं मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज हमें कोऑपरेट करें। कमिश्नर की बात सुनकर आहान अपनी कड़क आवाज में बोला, कोऑपरेट तब तक ही किया जाएगा जब तक मेरी सहने की हिम्मत हो। मेरे दिमाग से ऊपर हुआ तो आप भी जानते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। आहान की बात सुनकर कमिश्नर घबरा गया और बोला, जी मिस्टर मल्होत्रा, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आहान अपनी एरोजेंट आवाज में एटीट्यूड से बोला, गुड। आहान की बात सुनकर कमिश्नर बोले, सर इनकी कंप्लेंट है कि आपके यहाँ इनकी बहन है और उसके साथ आपके बड़े भाई ने रेप केस है सर। कमिश्नर की बात सुनकर आहान की आंखें छोटी हो गई। उसने घूरकर कमिश्नर के पास खड़े सार्थक को देखा, जिसे देख सार्थक ने उसे ईवल स्माइल दी, जिसे देख आहान के चेहरे पर हद से ज्यादा डरावनी मुस्कान आ गई। सार्थक ये परी का होने वाला पति था, जिसका जिक्र आदित्य और परी के चैप्टर में है। आहान ने घूर कर सार्थक को देखा और बोला, कौन बहन, कहीं परी की तो बात नहीं कर रहे हो तुम। अच्छी बात है, जल्दी समझ गए। आहान की बात सुनकर सार्थक हंसते हुए बोला, वो तो मेरी ही बीवी बनेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ बात मेरे बहन की है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आहान ने अपना सर हिलाया और बोला, कमिश्नर साहब अब आप जा सकते हैं। जो भी बात है हम बाद में करेंगे। आहान की बात सुनकर कमिश्नर ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख आहान ने उन्हें जाने का इशारा किया। सार्थक ने जब ये देखा वो जोर से चिल्लाया, देखो कैसे यहाँ पैसे के नाम पर लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। जब तक मेरे बहन को न्याय नहीं मिल जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरे बहन की जिंदगी बचा लो। उसे इन लोगों ने कहीं पर छुपा दिया है। कुछ करो, मेरे बहन को न्याय दो। मेरे बहन के साथ अत्याचार करके ये आदमी अपनी सुहाग के सेज सजाने जा रहा है। देखो तो एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। सार्थक के ऐसे चिल्लाने से वहां आए मेहमान उसे देखने लगे। आहान ने गुस्से से उसे देखा और बोला, अपनी बकवास बंद करो, और जिस लड़की को तुम अपनी बहन बता रहे हो ना, वो कई लोगों को रातें रंगीन कर चुकी है, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती, कहीं तुमने तो नहीं उसके साथ कुछ किया। आहान के इतना कहते ही सार्थक के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और बोला, अपनी बकवास बंद करो और अपने भाई को यहाँ बुलाओ। सार्थक की बात सुनकर आहान ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मेंशन के पीछे की तरफ ले जाने लगा, जिसे देख सब उसके पीछे जाने लगे। आहान सार्थक को लेकर फार्म हाउस की तरफ चला गया। निधि ने परी को पकड़ रखा था। सार्थक को सामने देख उसकी पहले से ही हालत खराब हो गई थी और अब आदित्य के बारे में ऐसा सुनकर उसकी हालत खराब हो रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रख घबराई सी सब देख रही थी। आदित्य आहान के पीछे चला गया था। इधर फार्म हाउस में मलिष्का अपने आंखें खोलकर सीलिंग को घूर रही थी। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े थे पर वो उसे पीट करके खड़े हुए थे। मलिष्का दरवाजे को घूरते हुए बोली, ओ गॉड, कितने देर तक मुझे और ऐसा रहना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी ना होकर जहन्नुम हो गई है। बस एक बार ये मेलोड्रामा खत्म हो जाए और मैं फिर से अपनी जिंदगी चैन से जी सकूंगी। हालत कर दी है मेरी उस हरामी ने, पूरा बदन अकड़ गया है अभी तक। मलिष्का ये सब बोल ही रही थी कि दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई, जिसे सुनकर मलिष्का ने अपनी आंखें बंद कर दी। वही आहान ने सार्थक को मलिष्का की तरफ उसे धक्का दिया और जोर से बोला, उठाओ अपनी बहन को और दफा हो जाओ यहां से। सार्थक को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर से उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हो रही थी। उसने खुद को संभाला और मलिष्का को देखकर रोने का नाटक करते हुए बोला, मलिष्का मेरी बहन, ये तेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, अब तू क्या करेगी, किसी को क्या मुंह दिखाएगी, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सार्थक के इतना कहते ही आहान जोर से बोला, हाँ अब तू इसका रोल कर, ये तेरा रोल प्ले करगी। दोनों मिलकर अच्छी सी फिल्म बना लेना। ब्लॉक भी हो गई तो भी हरकत नहीं, तुम्हारे एक्टिंग को और मोटिवेशन मिलेगा।
आहान की बात सुनकर मलिष्का अपनी जगह से उठ गई और आदित्य के पास जाकर बोली, बेबी तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? लेकिन कोई बात नहीं, देखो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बेबी है मेरे पेट में। चलो हम कहीं दूर चलते हैं। हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे अपने बच्चे के साथ। तुम चलोगे ना मेरे साथ? देखो माना मत करना वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं इस बच्चे को मार दूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा बेबी। चलो ना हम चलते हैं। ये कहते हुए मलिष्का जोर जोर से रो रही थी। वही उसकी बात सुनकर परी की हालत खराब हो गई थी। उसने कसकर निधि को पकड़ रखा था। उसे जो डर था वही हो रहा था। पहले तो वो आदित्य से लत भी लेती थी, लेकिन अब माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। पेट में बच्चा था। आदित्य ने उसे शादी की थी। ऐसे वो क्या करती? उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कुछ भी सही नहीं था उसके लाइफ में। 4 दिन की खुशियां थी जो आती तो थी, लेकिन गम के बादल साथ लेकर ही आती। अभी तक उसे पता भी नहीं था मलिष्का यहाँ पर है और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। निधि ने उसे शांत करते हुए कहा, आप शांत रहिए भाभी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। परी ने भरी हुई आंखों से उसे देखा तो निधि उसका हाथ दबाते हुए बोली, हिम्मत से काम लीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। निधि उसे हौसला तो दे रही थी पर उसे खुद पता था इस वक्त परी पर क्या बीत रही है। जब उसके सामने जैस्मिन आई थी, उसकी हालत भी तो कुछ इस तरह ही हुई थी। इधर जब मलिष्का ये सब बोल रही थी, सब हैरानी से उसे देख रहे थे। आदित्य भी सोच में पड़ गया, जब उसने उसके साथ कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसने मलिष्का को देखा तो मलिष्का हंसते हुए बोली, तुम सही सोच रहे हो बेबी, मैंने वही किया जो मेरा था, मैंने उसे ले लिया। आदित्य ने उसके गले को जोर से पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मलिष्का कुछ बोल नहीं पा रही थी। आदित्य ने बहुत कसकर उसे पकड़ा हुआ था, जिस कारण उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। कमिश्नर साहब जल्दी से आगे आए और आदित्य के हाथ से मलिष्का को छुड़ा लिया। आदित्य गुस्से से मलिष्का को देख रहा था। नैना जी जो कब से ये सब तमाशा देख रही थी वो आगे आई और मलिष्का के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। नैना जी के इस एक्शन से सब सदमे में चले गए, क्योंकि नैना जी बहुत शांत स्वभाव की औरत थी। उनका ऐसा कुछ करना शौकन ही था। नैना जी ने उसके मुंह पर और एक तमाचा मारते हुए बोली, एक बार मेरे बच्चे से हमें दूर करके तेरा मन नहीं भरा जो तू फिर से हमारे घर में जहर घोलने आ गई। क्या बोल रही थी तुम? मेरे बच्चे से गर्भ से है? बता जरा कब आया था आदि तुम्हारे पास और कितने महीने की प्रेग्नेंट है? नैना जी के ऐसे थप्पड़ मारने से मलिष्का सदमे में चली गई। उसने अपने दोनों हाथों को गाल पर रखा और नैना जी को बहुत बुरी तरीके से घूरने लगी। अपनी मां को कोई ऐसे आंखें दिखा रहा है ये देख आहान का खून जल गया। उसने मलिष्का को गुस्से से घूरते हुए कहा, अपनी आंखें नीचे रखो। शांत हूं, मजबूर नहीं, यही दफना दूंगा और कोई उफ तक नहीं करेगा। आहान की बात सुनकर मलिष्का ने आहान को धमकी देते हुए कहा, मैं सबको बता दूंगी तुम सबने मेरे साथ क्या किया है। जो अपने रुतबे की इतनी बड़ाई कर रहे हो ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आहान ने उसे टेढ़ी स्माइल दी और गुस्से से बोला, जिस घर को तुम फोड़ने की कोशिश कर रही हो ना, उसका बेस ही आहान मल्होत्रा ने इतना कसकर बांध दिया है कि तेरे जैसे सो आ जाए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो उसे हिला सके। जो ड्रामा करने के लिए तुम यहाँ रुकी हो ना, उसका कोटा पूरा हो चुका है और अब तुम कहां से कहां पहुंच जाएगी ये तुझे भी पता नहीं चलेगा। आहान की धमकी सुनकर मलिष्का डर गई। उसने आदित्य को देखा और बोली, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मेरे साथ ये सब किया क्यों? आदि बेबी क्यों? माना मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मुझे बेबी नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने बस इस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, ऊपर से मेरे साथ इतना बुरा किया। मलिष्का की हालत देख आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, जाओ यहां से, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब मेरे बीवी को धोखा नहीं देना चाहता। तुम जाओ यहां से। मलिष्का उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, मैं इस हालत में कहां जाऊंगी बेबी? तुमने इस लड़की को सहारा दिया, इसे अपनी पत्नी बना दिया और मैं क्या करूं? मुझे भी तो कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? या तो मुझे मार दो, नहीं तो मेरे साथ चलो। यहाँ तो मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस लड़की को सब प्यार करते होंगे, ये यहाँ रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। सब यहाँ हो रहा मेलोड्रामा देख रहे थे। आदित्य का सर अब हद से ज्यादा दर्द करने लगा था। वही जैस्मिन वहां खड़े होकर छुपकर वीडियो बना रही थी। आहान ने गुस्से से मलिष्का को देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि कुलदीप जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। जिसे देख आहान ने उन्हें घूर कर देखा पर कुछ बोला नहीं, वो और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला था। पर अब वो किसी को छोड़ने भी नहीं वाला था। आदित्य ने मलिष्का को देखा और शांति से बोला, तुम यहां से जाओ।
तुमने बच्चा कंसीव किया ये तुम्हारी गलती थी, पर जब तक तुम्हारा प्रॉपर चेकअप नहीं हो जाता मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। आदित्य की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। नैना जी ने गुस्से से उसे देखा और बोली, इसका मतलब ये लड़की सच कह रही है। कैसे बेशर्म हो गए हो तुम आदि, खुद की एक बीवी है उसके रहते तुम छी। नैना जी की बात सुनकर आदित्य उन्हें देखते हुए बोला, माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब बाद में आपको बता दूंगा, अब आप शांत रहिए। आहान ने आदित्य को देखा तो आदित्य ने अपना सर हिला दिया। आहान ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। आदित्य ने मलिष्का को देखते हुए कहा, बच्चा मेरा है लेकिन ये तुम्हारे साथ किसने किया। आदित्य के इतना कहते ही मलिष्का रोते हुए बोली, तुमने। उसके इतना कहते ही उसके गाल पर और एक तमाचा पड़ा। तमाचा पड़ते ही सबने सामने देखा और सामने खड़े इंसान को देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 92। आज हमारी वेडिंग नाइट है। आहान ने आदित्य को देखा तो आदित्य ने अपना सर हिला दिया। आहान ने गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। आदित्य ने मलिष्का को देखते हुए कहा, बच्चा मेरा है लेकिन ये तुम्हारे साथ किसने किया। आदित्य के इतना कहते ही मलिष्का रोते हुए बोली, तुमने। उसके इतना कहते ही उसके गाल पर और एक तमाचा पड़ा। तमाचा पड़ते ही सबने सामने देखा और सामने खड़े इंसान को देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मलिष्का ने अपने गाल पर हाथ रखा और सामने खड़ी परी को गुस्से से घूरने लगी। परी उसके सामने खड़ी गुस्से से कांप रही थी। सब शौक होकर परी को देखने लगे। पहली बार परी ऐसे गुस्से में थी। आदित्य ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और बोला, परी क्या कर रही हो तुम, तुम्हें लग जाती तो। परी उसके हाथ को हटाते हुए बोली, पहले ही बहुत गहरी चोट लग चुकी है, अब और लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परी की बात सुनकर आदित्य को बहुत बुरा लगा। उसने परी को कसकर पकड़ते हुए कहा, परी जाओ अंदर और आराम करो, हम देख रहे हैं ना। आदित्य की बात सुनकर परी ने रुबासी होकर उसे देखा, जिसे देख आदित्य जल्दी से बोला, प्लीज रोना नहीं। आदित्य की बात सुनकर परी ने अपना सर हिलाया और बोली, ठीक है नहीं रोती, लेकिन आप मेरे साथ चलो तभी यहां से जाऊंगी। परी की बात सुनकर आदित्य कुछ बोलता कि मलिष्का ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं आदि बेबी मेरे साथ जाएगा तुम्हारे नहीं, तुम हमारे बीच मत आओ। मलिष्का की बात सुनकर परी ने निधि को देखा। निधि ने उसे देख आंख दबा दी, जिसे देख परी जोर जोर से रोने लगी। परी को रोता देख दादाजी गुस्से से बोले, अब क्या बुड़बक की तरह खड़ा है, बहू इतना रो रही है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई ना तो तुम्हें तबीयत से फोड़ूंगा मैं। दादाजी की बात सुनकर आदित्य ने जल्दी से परी को गोद में उठा लिया और तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही दादाजी आहान से बोले, इसका कहीं रहने का बंदोबस्त करो, ये लड़की मुझे मेरे सामने एक पल भी नहीं चाहिए। इतना कहकर दादाजी वहां से निकल गए। आहान ने कुलदीप जी को इशारा किया, जिसे देख वो जल्दी से दादाजी के पीछे चले गए। उनके जाते ही आहान ने मलिष्का को देखा और जोर से बोला, अगर खुद को जिंदा रखना चाहती हो तो इसी पल यहां से चली जाओ, वरना मैं अपने पर उतर आया तो ना तो तू बचेगी और ना ये तेरा सो कोल्ड भाई। गेट आउट। आहान के चिल्लाने से मलिष्का एक पल के लिए कांप गई। निधि ने उसे देखते हुए कहा, क्या चाहती हो मलिष्का दीदी, खुद चलकर जाएंगी या हम कुछ मदद कर दे उस दिन की तरह। निधि को बात सुनकर मलिष्का घबरा गई और उसे घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही सार्थक भी जल्दी से वहां से भाग गया, जिसे देख आहान ने अंश को इशारा किया। कमिश्नर साहब ने आहान से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना सर, हमारे कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ी। आहान ने अपने गर्दन को सहलाया और बोला, तकलीफ निधि खींचड़ उछाला गया गया है, अब तो तकलीफ आपको भी सहनी पड़ेगी ना कमिश्नर। आहान की बात सुनकर कमिश्नर बोला, मैं समझा नहीं सर। आहान वहां से जाते हुए बोला, जब सर से पांव तक हिल जाओगे तब समझ जाओगे कमिश्नर। आहान की बात सुनकर कमिश्नर घबराने लगा। उसके साथ खड़े पुलिस ने उसे देखते हुए कहा, है तो गए सर, आपसे कहा था मैंने, आप पहले उन्हें फोन करिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब वो किंग कोबरा हमें किस बिल में घुसकर डसेगा ये हमें भी नहीं पता सर। कमिश्नर अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया, तभी उनकी नजर ओजस पर चली गई। ओजस वो वहां देख कमिश्नर हैरान हो गया। उन्होंने ओजस को देखते हुए कहा, एसीपी ओजस शर्मा, आप यहाँ। ओजस ने कमिश्नर को सैल्यूट किया और बोला, यस सर, ये मेरा फैमिली फंक्शन था। ओजस की बात सुनकर कमिश्नर हैरान होकर बोला, लेकिन तुम्हारा इनसे मतलब आहान मल्होत्रा से। कमिश्नर सर बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। ओजस ने उन्हें देखते हुए कहा, सर मेरी बहन इस घर की छोटी बहू है। कमिश्नर सर ने उसे हैरान होकर देखा तो ओजस ने निधि से उन्हें मिलाते हुए कहा, सर ये मेरी बहन है, निधि मल्होत्रा। निधि ने उन्हें नमस्ते किया और ओजस से बोली, मैं जाती हूँ भाई, वरना वो किंग कोबरा पूरे कमरे का सत्यानाश करेगा। निधि इतना कहकर वहां से जाने लगी। कमिश्नर सर ने निधि को रोकते हुए कहा, मिसेज मल्होत्रा,
क्या आप हमारे लिए मिस्टर मल्होत्रा से बात? निधि, जी मैं ट्राई करूंगी। इतना कहकर निधि जल्दी से मेंशन के अंदर जाने लगी। रोनित ने और नैना जी ने मिलकर सभी मेहमानों को विदा किया और मेंशन के अंदर आ गई। वही अहान के दोस्त भी जा रहे थे। अंश उनसे बात कर रहा था। उसने सबको गले लगाते हुए कहा, थैंक्स तुम सब आए, तुम्हारे कारण हमारी बहुत हेल्प हो गई, वरना जैस्मिन यहाँ आती ही नहीं। बाकी दोस्तों ने उसे बाय कहा और अंश ने तन्वी को हैक करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। तन्वी ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, मैं रखूंगी, लेकिन अब तुम कब अपनी शहनाई बजाने वाले हो? अभी तक तुम्हारी ट्रेन रास्ते पर ही अटकी हुई है। अंश ने हंसते हुआ कहा, कल ही उसे बात करूंगा मैं, फिर तुम्हें शादी के लिए बुला लूंगा। तन्वी ने उसे देखा और हाँ में जवाब देकर जाने लगे। तभी उनके पीछे से जैस्मिन भी आ गई और अंश को बाय करके वहां से चली गई। उसे जाते देख तो पहले अंश हैरान रह गया, फिर ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो मेंशन के अंदर चला गया। अब मेंशन में बस घर के लोग थे। दादाजी जी हॉल में बैठे हुए थे। उनके सामने आदित्य खड़ा था। दादाजी ने घूरते हुए उसे कहा, तुम इतने नालायक निकलोगे ये मुझे पता नहीं था। घर में एक लड़की लेकर आ गए हो, उसके बावजूद तुमने। दादाजी की बात सुनकर अहान बोला, दादू ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही है। तू चुप कर खोत्या, अपने भाई की वकीली मत कर, समझाना। बात क्या है वो ठीक से बताओ, और वो लड़की कल से यहाँ थी और तुम्हें से किसी ने भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? दादाजी गुस्से से बरस पड़े। उनकी बात सुनकर है अपनी जगह से उठ गया और बोला, अब सब उनसे ही पूछिए, मैं चला यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अहान को जाता देख दादाजी बोले, हाँ जा तू, वैसे भी अब कुछ दिन तुझे यही करना है, क्योंकि मेरी छोटी बहू चली उसके मायके। दादाजी की बात सुनकर अहान के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने घूर कर दादाजी को देखा और बोला, वो कहीं नहीं जाएगी। अहान की बात सुनकर निधि बोली, मुझे जाना है, सिर्फ मुझे ही नहीं भाभी को भी जाना है। निधि की बात सुनकर आदित्य बोला, उसे क्यों? वो क्यों जाएगी? हमारी आज ही शादी हुई है और तुम कैसे उसे मुझसे दूर ले जा सकती हो? निधि ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, भाभी को ही जाना था। पूछिए पूछिए भाभी से। आदित्य ने परी को देखा तो परी बोली, हाँ मुझे जाना है। अब सब चुप थे। अहान ने निधि का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। निधि ने चीर कर कहा, सडू कोबरा, छोड़िए मेरा हाथ, गिर जाऊंगी मैं। निधि की बात सुनकर अहान ने उसे गोद में उठा लिया और तेजी से कमरे की तरफ जाने लगा। दादाजी ने घूर कर उसे देखा, फिर आदित्य की तरफ अपना रुख मोड़ते हुए बोले, बताओ अब बात क्या है? आदित्य एक नजर परी को देखते हुए बोला, जब मलिष्का ने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तब मैंने अपना शर्म स्टो किया था। लेकिन जब मुझे परी के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली थी, तब मैंने अपने टेस्ट किए थे, सब रिजल्ट पॉजिटिव थे। तब मुझे पता चला मलिष्का इतने साल मुझे धोखा दे रही थी। अहान को सब पता था, उसने मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था। जब मुझे खुद पता चला तब मैंने सतीश से कहकर मेरे स्टो किया हुए सर्म डिस्ट्रॉय करने के लिए कहे थे। और फिर शादी के हड़बड़ी में मैंने उसे कुछ भी पूछा नहीं, और अब मुझे डर है कि शायद मलिष्का ने उसी का उपयोग किया है। लेकिन जब तक उसके टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कह सकता। आदित्य की बात सुनकर सब चुप थे। परी चुपचाप बैठी थी। नैना जी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। बहुत टाइम से उसने कुछ नहीं खाया था। दादाजी ने अपना सर हिलाया और बोले, कुछ भी करना, लेकिन मेरे बहू को धोखा देने की कोशिश भी मत करना, वरना तुझे पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर दादाजी कमरे में चले गए। ओजस ने सबको देखते हुए कहा, हम चलते हैं अब, मैं सुबह आ जाऊंगा। नैना जी ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख ओजस ने पलक को चलने का इशारा किया। ईशा ने ओजस को देखते हुए कहा, भाई क्या मैं आपके साथ? ईशा बहुत हिचकिचा रही थी। उसकी ओजस से ज्यादा पहचान नहीं थी, लेकिन इन दिनों में उसने निधि जितना ही प्यार दिया था। ओजस ने अपना सर हिला, जिसे देख ईशा भी उनके साथ चली गई। अब हॉल में अंश, आदित्य, परी और नैना जी थी। नैना जी ने परी को खाना खिलाने के बाद आदित्य से कहा, जाओ तुम सब भी आराम करो अब। आदित्य ने परी को गोद में उठा लिया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद आदित्य ने परी को गोद से उतार दिया। परी सीधा बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद परी नाइट गाउन पहनकर बाहर आई और जाकर बेड पर लेट गई। आदित्य स्टडी रूम में था। थोड़ी देर वो बाहर आया और परी के पास लेट गया, जिसे देख परी सीधा होकर लेट गई। आदित्य ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया, इसके बाद उसके पेट को चूमते हुए बोला, आज हमारी वेडिंग नाइट है। परी अपने आप को ब्लैंकेट से ढकते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, एक किस तो दे दो। आदित्य के ऐसे सडन कहने से परी की आंखें बड़ी हो गई। उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, भूल जाइए। आदित्य उसके ऊपर आते हुए बोला, क्यों? उसके ऐसे पास आने से परी की धड़कनें तेज हो गई।
उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, क्या आज के दिन भी तुम ऐसे ही रहोगी? परी ने अपनी आंखें खोल दी और उसे देखते हुए बोली, ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे, आदित्य ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा। परी ने अपनी आंखें बंद की और बोली, जी अब आप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। आदित्य ने मुंह बनाया और खुद से बोला, ऑफिशियल बीवी बनने के बाद ये थोड़ी एक्डू बन गई है। आज सबके अंदर आहान की आत्मा घुस गई है। आदित्य की बात सुनकर परी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ ईशा गाड़ी में बैठकर कुछ सोच रही थी। उसका फोन बार बार रिंग हो रहा था, जिसे देख पलक बोली, दी आपका फोन कब से बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रही? ईशा उसकी बात सुनकर अपने फोन को बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। इतना कहकर ईशा बाहर देखने लगी। पलक ने अपने कंधे उचकाकर उसे देखा, फिर ओजस से और दादाजी से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद सब ओजस के घर पर पहुंच गए थे। पलक और ईशा दोनों साथ में कमरे में चले गए। कमरे जाने के बाद पलक चेंज करने चली गई। उसके जाते ही ईशा ने अपना फोन ऑन किया और किसी को फोन लगा दिया। थोड़ी देर बाद पलक बाहर आई। फिर ईशा ने जाकर चेंज किया। जब वो बाहर आई पलक सो चुकी थी। ओजस बाहर गाड़ी के पास खड़ा था और किसी से बात कर रहा था। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुक गई, जिसे देख ओजस की आंखें छोटी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 93। आहान का निधि को परेशान करना और ईशा का जाना। थोड़ी देर बाद पलक बाहर आई। फिर ईशा ने जाकर चेंज किया। जब वो बाहर आई पलक सो चुकी थी। ओजस बाहर गाड़ी के पास खड़ा था और किसी से बात कर रहा था। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुक गई, जिसे देख ओजस की आंखें छोटी हो गई। उस गाड़ी से एक लड़का गुस्से से बाहर निकल आया और ओजस के सामने खड़ा होते हुए बोला, ईशा कहाँ है? ओजस ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम कौन? ओजस के ऐसे पूछने पर वो लड़का अपनी खराश भरी आवाज में बोला, वो मेरी बहन है। उस लड़के की बात सुनकर ओजस ने उसे एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, तुम रुको यहीं पर, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। ओजस की बात सुनकर वो लड़का जो ईशा का भाई था, उसका नाम नील था, वो बोला, मेरी बहन तुम्हारे घर क्या कर रही है, वो भी इस वक्त पर? नील के ऐसे पूछने पर ओजस बोला, तुम्हारी बहन मेरी बहन की दोस्त है और वो यहाँ मेरी बहन के साथ रह रही है। इसलिए जो तुम्हारे माइंड में इस वक्त गंदगी आई है, इसे पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी सोच घटिया हो सकती है, मेरी नियत नहीं। ओजस की बात सुनकर नील के हाथों की मुठियां बन गई। उसने खुद से कहा, जब से निधि के फैमिली के बारे में पता चला है, ईशा का लड़कों के साथ बहुत गहरे संबंध होते जा रहे थे। जो आता है उसके लिए मुझे सुनाकर चला जाता है। एक बार हाथ आने दो इस लड़की को, आज इसे अच्छे से समझा दूंगा मैं। ईशा अपने कमरे में थी और कुछ सोच रही थी। तभी ओजस ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर ईशा ने दरवाजा खोल दिया। सामने ओजस को देख वो बोली, भाई आप? पलक तो सो गई। ओजस उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा भाई आया तुम्हें लेने, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओजस की बात सुनकर ईशा बुरी तरह से घबरा गई। उसने ओजस को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या क्या आपने? मेरा मतलब है, आपने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया ना? मैं यहां हूं, ये उन्हें आपने नहीं बताया ना? ईशा को इतना घबराया हुआ देख ओजस ने उसे शांत करते हुए कहा, क्या बात है ईशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? ईशा ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, सब ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ओजस ने उसे देखते हुए कहा, you're फाइन, वाई आर यू सो नर्वस? ईशा अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए बोली, जी भाई मैं ठीक हूँ। ओजस को कुछ सही नहीं लग रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसके साथ नीचे तक आ गया। नील ने जब ईशा को देखा वो जोर से बोला, गाड़ी में बैठो। ईशा ने अपना सर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। नील ने रुखाई से ओजस को देखा और जाते हुए बोला, अपने बहन पर ध्यान दो, आजकल बहुत लड़कों के साथ घूमने लगी है। ओजस उसे हैरानी से देखते हुए बोला, लड़कों के बीच रहती है? ये ऐसा क्यों बोल रहा था? ओजस ने अपने कंधे उचका दिए। वो ईशा को ज्यादा दिन से नहीं जानता था, इसलिए उसे ईशा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और उसे बताने के लिए निधि उसके साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ नील ने गुस्से से ईशा को देखा और जोर बोला, मन तो कर रहा है तुम्हें अपने हाथों से गला दबाकर मार दूं, लेकिन बहन हो इसलिए छोड़ रहा हूं। एक को खो चुका हूं पर अब तुझे नहीं खो सकता, बस अब बहुत हुआ। बहुत छूट दे दी है तुम्हें हमने, अब तुम्हारी आजादी खत्म हुई। ईशा अपना सर झुकाकर रो रही थी। उसे जिस बात का डर था वही हो रहा था। जिस बात का जिक्र तक वो नहीं चाहती थी, वही बात अब उसके सामने की जा रही थी। थोड़ी देर बाद ईशा ने देखा उनकी कार घर के रास्ते पर ना होकर दूसरे रास्ते जा रही थी। ईशा कुछ नहीं बोली, वो चुप थी।
उसका भाई शांत था, अगर वो गुस्सा हो गया तो ईशा के लिए सिर्फ मुसीबत ही होनी थी। इसलिए उसने शांत रहना ही अच्छा समझा। कुछ देर बाद ईशा और उसका भाई एयरपोर्ट पर खड़े थे। ईशा सर झुकाकर वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। उसने अपना फोन निकाला और निधि को मैसेज किया, सॉरी नी, लेकिन भाई मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अपना ध्यान रखना और प्लीज ये बात किसी से मत कहना, तुझे मेरी कसम। ईशा ने अपना फोन लॉक किया। थोड़ी देर बाद फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। नील ईशा को लेकर फ्लाइट में चढ़ गया। ईशा अपनी सीट पर बैठ गई और आंखें बंद करके खुद से बोली, शायद आपका और मेरा सफर यही तक था। ना आपने रोका ना मैं रुकी। अपना ध्यान रखना सर, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, आपकी यादें हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगी। पता नहीं था इतने जल्दी सब कुछ छोड़कर जाऊंगी, पर शायद हमारे किस्मत को भी यही मंजूर था। ईशा इंडिया छोड़कर जा चुकी थी, बिना किसी को बताए। यहाँ अंश इन सबसे बेखबर अपने अगले दिन के प्लानिंग में लगा हुआ था। उसके पापा और उसकी फैमिली उसके लिए बहुत खुश थी, पर यह खुशी कितने घंटों की है ये किसी को भी पता नहीं था। मल्होत्रा मैंशन, आहान का कमरा। आहान निधि को गोद में उठाकर कमरे में लेकर आ गया था। उसने निधि को बेड पर बैठा दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए उसे घूरते हुए बोला, क्या चल रहा था तुम्हारा नीचे? खुद तो अपने पति को दूर रखती हो और अब भाई के पीछे पड़ गई हो। निधि ने आहान को घूरते हुए कहा, आपको पता नहीं भाभी प्रेग्नेंट है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बस उन्हें कुछ आराम देना चाहती थी। निधि की बात सुनकर आहान उस पर तंज कसते हुए बोला, ओ वाओ अस्टोनिश्ड फेस, मेरी स्वीटी पाई तो बहुत स्मार्ट है। आहान की बात सुनकर निधि खुश होते हुए बोली, वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। बेवकूफ लड़की। आहान ने उसके सर पर हल्की सी टिपली मारी तो निधि ने उसे गुस्से से घूरा। आहान ने उसे इग्नोर किया और उसके ऊपर से उठने लगा। ये देख निधि ने उसके कुर्ते को पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया, जिससे आहान सीधा निधि के ऊपर गिर गया। गिरने के कारण आहान के होठ निधि के होठों पर आ गए। अचानक हुए इस हमले से आहान की आंखें बंद हो गई और उसके सामने उस दिन का सीन आ गया जब निधि फर्स्ट टाइम आहान के ऊपर गिरी थी। आहान ने कसकर अपनी आंखें बंद की, उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था, उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई थी। निधि जिसने आहान को अपने ऊपर खींचा था, आहान के होठों को अपने होठों पर आते ही उसने जोर से उसके होठों पर काट लिया। आहान जो गुस्से से बस फूटने ही वाला था कि निधि के काटने से वो होश में आ गया। उसने घूर कर निधि को देखा तो निधि हंसने लगी। उसे हंसता देख आहान चीड़ गया। उसने निधि के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया और उसने निधि को कसकर पकड़कर उसके गले पर जोर से काट लिया। आहान के हरकत से निधि की जोर से कराह निकल गई। उसने जोर से आहान के पीठ पर मुक्का मारा और गुस्से से बोली, सडू कोबरा कहीं के इतने जोर से काटा मुझे। आहान ने जहां पर काटा था वहीं पर चूमते हुए बोला, अब तुम गई स्वीटी पाई। बहुत हाथ चलता है ना तुम्हारा। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाओगी। आहान की बात सुनकर निधि उसे धक्का देते हुए बोली, मैं आपको पीटूंगी सडू। आप बहुत बुरे हैं। आहान ने उसके ऊपर से उठ गया और उसे गोद में उठाकर बोला, चलो आज कुछ रोमांटिक करते हैं। बहुत तड़पा रही हो मुझे, आज तुम्हें बताता हूं मैं कैसा लगता है। आहान की हरकत से निधि उसके सीने पर मारते हुए बोली, देखिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शर्म करिए, ये कोई वक्त नहीं है, आप क्या कर रहे हैं सडू। आहान उसे बाथरूम में ले जाते हुए बोला, रात के समय लोग सोने का ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते। तुम क्या करने की सोच नहीं हो जो तुम्हें ये वक्त सही नहीं लग रहा। आहान की बात सुनकर निधि चीड़ कर बोली, मैं खुद नहा लूंगी, आप मुझे छोड़िए। आहान उसे बाथरूम में ले जाकर नीचे उतारते हुए बोला, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। निधि ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या शर्त है आपकी? आहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कमर को पकड़ते हुए बोला, तुम कल तुम्हारे घर नहीं जाओगे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो आज रात में तुम्हें सोने नहीं दूंगा। डेविल ये तुम्हारा अब ज्यादा हो रहा है सफेद नाग, मैं अपने घर जाऊंगी समझे आप। निधि ने उसे घूरते हुए कहा। निधि की बात सुनकर आहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने निधि को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, लगता है स्वीटी पाई आज रात मेरे से बहुत प्यार करना चाहती है। निधि आहान की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने आहान को धक्का देते हुए कहा, आप ना ज्यादा आगे की मत सोचिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर आपने मुझे परेशान किया ना तो मैं भाभी के पास चली जाऊंगी। निधि की बात सुनकर आहान जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख निधि की आंखें छोटी हो गई। उसने घूर कर आहान को देखा और बोली, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। आहान ने हंसते हुए कहा, तुम भाभी के कमरे में क्या देखने जा रही हो कि वो लोग कैसे अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे हैं। आहान की बात सुनकर निधि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे चने के पेड़ से नीचे फेंक दिया हो। उसने आहान को घूरा और अपने मन में बोली, ये डेविल नाग जानबूझकर मेरे साथ ये सब कर रहा है, हाहा।
डेविल नाग कहीं का फूस फूस कर रहा है। आहान ने उसे देखा और बोला, इतना डीप में मत जाओ स्वीटी पाई। चेंज करके बाहर आ जाओ। निधि ने घूर कर उसे देखा और उसके पीठ पर मुक्का दिखाने लगी। आहान जो वहां से जा रहा था उसने तुरंत पलटकर निधि को देखा, जिसे देख निधि ने अपना हाथ नीचे किया और अपने दांत दिखाने लगी। आहान ने उसे टेढ़ी नजर से देखा और बाथरूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद निधि चेंज करके बाहर आई तो सामने का नजारा देखकर उसने जल्दी से अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। आहान अपने शॉर्ट बॉक्स पहनते हुए बोला, शर्मा तो ऐसी रही हो जैसे कभी पहले मुझे ऐसे देखा ही ना हो तुमने तो मुझे इससे भी। आहान अपनी बात पूरी भी करता इससे पहले ही निधि ने बेड से तकिया उठाकर आहान के ऊपर फेंकते हुए बोली, मैं आज आपको छोड़ूंगी नहीं, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना आप। आहान ने तकिए को कैच करते हुए कहा, स्वीटी पाई, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, कहीं तुम वो सीन याद तो नहीं कर रही हो ना। आहान की बात सुनकर निधि की हालत एकदम लाल टमाटर जैसी हो गई थी, जैसे उसे किसी ने हाथ में पकड़कर पिचका दिया हो। उसकी हालत देख आहान ने हंसते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे बोला, कोई बात नहीं बच्चा, होता है ऐसा, अब तुम्हारे सामने इतना हैंडसम पति है तो नीयत डोल जाती है इंसान की कभी कभी। आहान की फिर से बेशर्मी भरी बातें सुनकर निधि ने जोर से उसके सीने पर काट लिया और अपना मुंह फुलाकर बेड पर चढ़ गई। आहान ने उसे देख डेविल स्माइल की ओर उसे परेशान करते हुए बोला, बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें सोने की, थोड़ी देर बातें करते हैं फिर प्यार करेंगे ना। अब तुम कल जा रही हो तो आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। देखो तो कैसे मैं तुम्हारे पास खींचा चला आ रहा हूँ। निधि ने अपने मुंह को ब्लैंकेट से ढक लिया और जोर से बोली, बेशर्म आदमी, सब शर्म बेचकर आ गए हैं। बच्ची बोलते हैं और बच्ची से ऐसी बातें कर रहे हैं, खडूस कोबरा कहीं का। आहान को बड़ा मजा आ रहा था। निधि चिड़ी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसे छेड़ने में आहान की बहुत सुकून मिलता था। वो निधि के ऊपर लेट गया और उसे ब्लैंकेट सहित लेकर घूम गया, जिससे निधि उसके ऊपर आ गई। निधि ने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली। ये देख आहान उसके कान में बेहद आकर्षक आवाज में बोला, आई वॉन्ट यू स्वीटी पाई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 94। निधि को मिला ईशा का मैसेज और अंश के हाथ लगा ईशा का लेटर। आहान को बड़ा मजा आ रहा था। निधि चिड़ी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसे छेड़ने में आहान की बहुत सुकून मिलता था। वो निधि के ऊपर लेट गया और उसे ब्लैंकेट सहित लेकर घूम गया, जिससे निधि उसके ऊपर आ गई। निधि ने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली। ये देख आहान उसके कान में बेहद आकर्षक आवाज में बोला, आई वॉन्ट यू स्वीटी पाई। आहान की बात सुनकर निधि अपनी आंखें बंद किए ही बोली, नो। आहान फिर से उसके कान को चूमते हुए बोला, स्वीटी पाई प्लीज। निधि वैसे ही लेटी हुई बोली, बिल्कुल नहीं। आहान ने उसे बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसे बेड में धंसा दिए। आहान के हरकत से निधि ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसे देख आहान उसके चेहरे को चूमने लगा। इस वक्त निधि की हालत खराब हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी तेज चलती धड़कनों की आवाज आहान साफ सुन पा रहा था, जिससे उसके बदन में सिहरन सी दौड़ रही थी। निधि चुपचाप लेटी हुई थी। आहान उसके चेहरे से होते हुए उसके गले तक आ गया था। आहान उसे बहुत इंटेंस होकर किस कर रहा था, जिससे निधि मदहोश हो रही थी। आहान में उसे खोए हुए प्यार कर रहा था। अब तक निधि की टी शर्ट उसके शरीर से अलग हो चुका था। निधि मदहोशी से आहान से लिपटी हुई थी। आहान जो बस निधि को परेशान कर रहा था, वो खुद कब उसमें डूबने लगा उसे पता ही नहीं चला। आहान निधि के शरीर पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था, वही निधि तेज तेज सांसें ले रही थी। उसने खींचकर आहान को अपने सामने किया और उसके आंखों में देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। आहान ने अपना सर उसके सर से जोड़ते हुए कहा, कितना तड़पा रही हो स्वीटी पाई, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा। आहान की बात सुनकर निधि ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। निधि उसे किस करते करते रुक गई, जिसे महसूस कर आहान ने अपने आंखें खोलकर निधि को देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया। निधि आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर आई लाली ने उसे बहुत क्यूट बना दिया था। आहान ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, ये लड़की सच में मुझे मारकर ही दम लेगी। इसे ऐसे सिचुएशन में भी कैसे नींद आ सकती है। बस एक तू ही है जो मुझे इस कदर तड़पाने पर मजबूर कर रही है, वरना मुझे परेशान करने वाली को मैं छोड़ता नहीं, और तुमसे बदला तो तब लिया जाएगा जब तुम खुद मुझे इश्क लड़ाओगी। आहान ने निधि को वापस टी शर्ट पहना दी और उसे बाहों में लेकर सो गया। दादाजी का कमरा। दादाजी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी कुर्सी पुराने जमाने की थी, जिस पर बैठकर वो उसे हिला रहे थे और अपने सामने लगी बड़ी सी तस्वीर को देख रहे थे, जो एक औरत की तस्वीर थी। दादाजी उस तस्वीर को नम आंखों से देख रहे थे।
देखते ही देखते कब उनके आंखों से एक कतरा बूंद उनके गालों पर लुढ़क गया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने सामने देखते हुए कहा, जब पुराने जख्मों पर कोई फिर से जख्म दे तो वो जख्म या तो नासूर बन जाता है या फिर उससे कहीं ज्यादा दर्द तकलीफ देकर जाता है। आज वो लड़की फिर से हमारे सामने आई, कौशल्या। वो लड़की जिसके चेहरे से हमें नफरत है। तुम्हारा बड़ा पोता उस लड़की के साथ था। इतने सालों बाद लौटा है वो, लेकिन उस लड़की का साया अभी तक नहीं छुट पाया। आज उस लड़की ने फिर से पुराने जख्मों को ताजा किया। पता नहीं क्या सोच रहा है अहान, जो अभी तक उस लड़की को खुला छोड़ रखा है। एक बार उन लोगों की मौत अपनी आंखों से देख लूं, फिर मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिस तरह से तुम तड़पी हो उससे कई ज्यादा तड़पता हुआ मैं उसे देखना चाहता हूँ, और जब तक ये हो नहीं जाता मुझे सुकून की नींद नहीं आने वाली। दादाजी जी बोल रहे थे कि तभी किसी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। दादाजी ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, मैं ठीक हूँ दीप। कुलदीप जी ने उनके हाथ को पकड़कर उसे सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। और माँ, उनकी याद तो हमें भी आती है, लेकिन सबसे कहकर वो दिन याद नहीं करना चाहता जिस दिन मैंने मेरे आंखों से अपनी खुद की तबाही देखी है। दादाजी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मुझे बस अपने बच्चों के घर बसते हुए देखने थे। सब तो किया, लेकिन अब फिर से उसका आना मुझे परेशान करने पर मजबूर कर रही है। आहान पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। कुलदीप जी ने दादाजी से कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब आदित्य भी आ गया है ना, दोनों मिलकर देख लेंगे सब। दादाजी बस अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। कुलदीप जी ने उन्हें अपनी जगह से उठाकर खड़ा कर दिया और उन्हें बेड पर लेटाकर कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह आहान का कमरा। निधि आज जल्दी उठ गई थी। आहान अपना डेली रूटीन करके बालकनी में बैठा उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उसके सामने भले लैपटॉप था, लेकिन उसका पूरा ध्यान निधि पर था। निधि रेडी होकर बाहर कमरे में घूम रही थी और अपने बैग में सामान रख रही थी। उसने बड़ा सा सूटकेस बेड पर रखा हुआ था और उसमें कपड़े भर रही थी। सब सामान रखने के बाद उसने एक बार सब चेक करते हुए कहा, सब ले लिया है, कुछ रह गया हो तो बाद में देख लेंगे। आहान ने उसे देखकर कहा, बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें अपने घर जाने की, बैग भी इतना भरा है जैसे यहाँ लौटकर आओगी ही नहीं। निधि ने उसे देखा और अपने हाथों से हवा करते हुए बोली, कहीं से जलने की बू आ रही है, वो भी बहुत तेज। निधि की बात सुनकर आहान अपनी जगह से उठ गया और उसके तरफ आते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम कल शाम को वापस आने वाली हो नहीं, मैं खुद तुम्हें घर लेकर आने वाला हूँ। इसलिए ये जो तुम अपना बोझा बिस्तरा बांध रही हो ना, ये यही छोड़कर जाओ। आहान की बात सुनकर निधि ने आहान को घूर कर देखा और बोली, मैं 1 महीने तक आने नहीं वाली। इतने सालों बाद भाई और पलक से मुलाकात हुई है, मुझे उनके साथ रहना है। तुम्हारा भाई अफ्रीका में नहीं रहता जो अब तुम उसे मिल नहीं सकती। मैंने कहा तुम कल वापस आ रही हो तो आ रही हो, ये मेरा ऑर्डर है। आहान ने अपनी तेज आवाज में निधि को डराते हुए कहा। लेकिन निधि पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आहान को इग्नोर करते हुए कहा, आप इतना टिपिकल हस्बैंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। निधि की बात सुनकर आहान ने उसके बैग को उठा लिया और उसे ड्रेसिंग रूम में धकेलते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति ही हूं और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती बस। निधि आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आहान का फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो उसे एक गार्ड का फोन आ रहा था। आहान ने फोन उठा लिया और बालकनी में चला गया। दूसरी तरफ से गार्ड ने कुछ कहा जिसे सुनकर आहान ने अपने आईब्रो को घुजाया और बोला, ओके आई एम कमिंग। आहान तेजी से कमरे के अंदर आया और ड्रेसिंग रूम में चला गया। निधि ने कमरे को ठीक करने लगी। तब तक आहान बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने बाहर आकर निधि के माथे को चूम लिया और बोला, अपना ख्याल रखना और बिना बताए कहीं पर भी मत जाना, मेरा फोन नहीं लगा तो अंश या फिर रोनित से कांटेक्ट कर लेना। इतना कहकर आहान तेजी से कमरे के बाहर चला गया। निधि बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने अपना मुंह बना लिया और धीरे से बोली, सडू नाग, हवा के झोंके की तरह आए और उतने ही तेजी से चले भी गए। मेरी बात भी नहीं सुनी। निधि ने अपना छोटा सा बैग उठाया और नीचे चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन आहान और आदित्य वहां पर नहीं थे। निधि आकर सबके साथ बैठ गई। तब तक ओजस भी आकर उनके साथ बैठ गया। आहान और आदित्य को ना देख ओजस ने पूछा, दोनों जीजाजी कहाँ गायब हो गए। निधि मुंह बनाते हुए बोली, गए अपने काम पर, इतने दिन से घर पर जो थे अब उन्हें देखना भी मुश्किल होने वाला है। निधि बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। थोड़ी बाद निधि और परी ओजस के साथ जाने लगी, जिसे देखकर नैना जी बोली, दोनों बेटियां जा रही है, अब मेरा पूरा घर खाली हो जाएगा। निधि ने उन्हें साइड हक करते हुए कहा, कल आ जाएंगे माँ। नैना जी हैरान होकर बोली, पर क्यों। निधि अपना मुंह फुलाकर बोली, आगे डेविल किंग कोबरा का ऑर्डर है, कल शाम को लेने आएंगे। निधि की बात सुनकर नैना जी मुस्कुरा दी। ओजस निधि और परी को लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ
रहेजा हाउस। अंश आराम से अपने बेड पर सो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो बहुत अच्छा सपना देख रहा हो। तभी उसे अपने ऊपर पानी गिरता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद किए ही जोर से चिल्ला कर कहा, नीयू की बच्ची, आज तुम गई। इतना कहकर अंश अपने बेड से उठ गया और भागते हुए नीयू के पीछे चला गया। नीयू भागते हुए बोली, मम्मा, देखो भाई, सपनों में भाभी को देख रहे थे, जल्दी आइए। नीयू की बात सुनकर अंश ने उसे पकड़ लिया और गोद में उठाकर सीधा ओपन बालकनी में चला गया, जो अंश के और नीयू के कमरे के बीच में थी। अंश ने उसे ले जाकर उस बालकनी में बने बड़े से स्विमिंग पूल में फेंक दिया। नीयू के पानी में गिरते ही अंश हंसते हुए बोला, बदला उस दिन का जा तुम मुझे छोड़कर स्टडी करने बैंकॉक गई थी। नीयू ने पूल से बाहर आते हुए कहा, आप कितना गुस्सा करते हैं भाई। अंश ने मुंह बनाया और बोला, आज मैं बिजी हूं, शाम को बात करते हैं। नीयू, जाइए भाभी को मिलकर आइए। अंश ने हंसकर उसे फ्लाइंग किस दिया और बोला, लव यू डियर। नीयू चिल्लाते हुए, लव यू टू भाया। अंश हंसते हुए वहां से चला गया। नीयू, नियति रहेजा, अंश की छोटी बहन, ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 3 साल पहले बैंकॉक गई थी। आज 1 साल बाद वो वापस घर आई है, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करके। अंश इसे बहुत प्यार करता है और उसी की जिद थी कि नियति पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी रहे, और आज वो इस लायक बन गई थी। अंश जल्दी से कमरे में गया और रेडी होकर सीधा ओजस के घर की तरफ जाने लगा। वही पलक बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी, उसके हाथ में कागज था और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। थोड़ी देर बाद ओजस ने अपनी गाड़ी घर के बाहर रोक दी। निधि और परी कार से बाहर आई और सीधा घर में घुस गई। ये देख ओजस ने अपना सर हिलाया और परी और निधि को बैग लेकर उनके पीछे चलते हुए बोला, ये बहनों का अच्छा है, जब भी ससुराल से मायके आती है अपने भाई को पूरा कुली बना देती है, उठाओ इनका बोझ और चलो इनके पीछे। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। निधि और परी खुशी खुशी घर में आ गई। उसके आते ही पलक ने जल्दी से निधि के हाथ में कागज पकड़ा दिया, जिसे देख निधि ने उसे हैरानी से देखा और बोली, ये क्या है। पलक, पढ़िए जल्दी। निधि ने कागज को देखा और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे निधि पढ़ रही थी उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उसने जल्दी से कागज को साइड किया और अपने बैग से फोन निकाला। कल रात से उसने अपनी फोन को नहीं देखा था। फोन ओपन होते ही निधि के सामने ईशा का मैसेज आ गया, जिसे देख निधि धम से सोफे पर बैठ गई। बरबस ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके कान में हॉर्न की आवाज आई, जिसे सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां अंश अपने गाड़ी से उतर रहा था। वो तेजी से अंदर आया और सबको देखते हुए बोला, ही आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस ईशा को बुला दीजिए, उससे काम है मेरा। क्वोट। अंश की बात सुनकर ओजस मुस्कुराने लगा। तभी निधि के हाथ से कागज छूटकर अंश के कदमों में गिर गया, जिसे देख अंश ने झुककर उसे उठा लिया और उसे देखने लगा। जैसे ही अंश ने कागज पर लिखा हुआ पढ़ा, उसके चेहरे के रंग बदल गए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 95। आहान के हाथ आया ईशा का लेटर और ईशा के दिल की बात। अंश बस शौक होकर उस कागज को देख रहा था। उसने कागज को छोड़ दिया और उल्टे पैर वहां से भाग निकला, जिसे देख ओजस ने हैरानी से उस कागज को देखा और बोला, क्या है ऐसा इसमें जो तुम तीनों ऐसे सदमे में जा रहे हो। पलक रोते हुए बोली, भाई इशू दी। ओजस, हाँ ईशा, वो कल चली गई उसके घर, उसका भाई आया था उसे लेने। ओजस की बात सुनकर निधि जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और बोली, भाई आपने उसे जाने क्यों दिया। छोटी, उसका भाई आया था उसे लेने, तो मना कैसे करता। मैंने उससे पूछा भी था, वो बोली सब ठीक है। ओजस ने अपनी साइड क्लियर करते हुए कहा। निधि उस कागज को लिया और जल्दी से अपने ग्रुप में सेंड कर दिया, और ईशा का मैसेज भी। उसे कुछ समझ नहीं आया रहा था। निधि रो रही थी। उसने रोते हुए आहान को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ आहान आदित्य को लेकर जंगल वाले विला में आया था। आहान इस वक्त एक बड़े से कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने घुटनों के बल आरोही बैठी हुई थी, जो बहुत बुरी हालत में थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में जान ही ना हो। उसके पास 2 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। आहान सामने खड़े गार्ड को घूर रहा था, जिसे देख गार्ड्स डरे हुए थे। आहान ने अपने दांत पिसते हुए कहा, कैसे मरे ये लोग। कहा था ना शादी तक जिंदा रखना है इन दोनों को, फिर भी लापरवाही कैसे की तुम लोगों ने। आहान का गुस्सा देख सामने खड़े गार्ड ने डरते हुए कहा, बॉस वो ये लोग टचर सह नहीं पाए और उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। आहान गुस्से से उन 2 बॉडी को घूर कर देखते हुए बोला, कुछ इंफॉर्मेशन मिली। गार्ड, नो बॉस, ये लोग बस उतना ही कह रहे थे कि इन्होंने कुछ नहीं, इन्हें बस किसी का फोन आया था। आहान, फोन नंबर चेक किया। गार्ड, यस बॉस, नंबर हमने रॉकी सर के पास सेंड कर दिया है, उन्होंने कहा है वो आपसे बात कर लेंगे। आहान, ठीक है। इतना कहकर आहान ने आरोही को देखा।
जिसके सर पर बाल नहीं थी और वो पहले से भी ज्यादा पतली हो गई थी। आधी बेहोशी के हालत में वो वहां ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। आहान ने उसे देखकर कहा था ना, दूर रहना, लेकिन तुम्हें बहुत खुजली हो रही थी। अब बहुत जी लिया तुमने, जाओ घर जाओ, तुम सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। आहान की बात सुनकर आरोही के आंखों में चमक आ गई। आहान ने गार्ड को इशारा किया और बोला, जाओ इन्हें जंगल के बाहर तक छोड़कर आ जाओ। आहान की बात सुनकर गार्ड ने आरोही के बाह को पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे। ये देख आहान उन्हें रोकते हुए आरोही से बोला, और एक बात याद रखना, निधि सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, अब वो मेरी जीने की वजह बन गई है। वो मेरी जान है। उसे तकलीफ देने वालों को ये किंग कोबरा डसे बिना नहीं रहेगा। आरोही ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और जल्दी से वहां से जाने लगी। उसे जाता देख आदित्य बोला, उसे तुम्हें क्यों जाने दिया? आहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, भाई, इतना सब होने के बाद मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे उसकी डेड बॉडी उसके घर पार्सल करनी है, वरना तो उसे मैं अपने हाथों से मार देता। आदित्य ने अपना सर हिलाया। तभी एक गार्ड ने उसके हाथ में फाइल पकड़ा दी, जिसे लेकर आहान उसे देखने लगा। आदित्य और वो दोनों आपस में बातें कर एक थे। सतीश ने पता किया वो मेरे नहीं थे। मलिष्का, शी डिडंट मेक मी प्रेग्नेंट। वो बच्चा किसी और का है। मुझे तो उस सार्थक पर पूरा डाउट हो रहा है, परी को उससे शादी तय होना, ये सब। आदित्य आहान को सतीश से आज सुबह हुई बात कह रहा था और उसके साथ अपने डाउट भी क्लियर कर रहा था। आहान उसकी बात सुनकर बोला, ट्रैप, पूरा ट्रैप हुआ है आपके साथ। पहले तो मैं खुद मलिष्का को आपके लाइफ से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मुझे इस बारे में पता चला कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको घर चलने के लिए कहा। आदित्य ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा ही था कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये करना क्या चाहती है यही मुझे समझ नहीं आ रहा। आहान ने अपना सर हिलाया और बोला, ये बात तो अब पता चलेगी जब उसके बाप से मुलाकात होगी। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला, मैं सोच रहा था मेरा ऑफिस यही ओपन कर लूं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आहान आदित्य को देख डेविल स्माइल लिए उसे देखने लगा, जिसे देख आदित्य मुस्कुराने लगा। दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। आहान ने फाइल एक गार्ड को पकड़ा दी और वहां से बाहर जाने लगा। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो निधि का फोन देख तो पहले वो थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि निधि उसे फोन ही नहीं करती थी। आहान ने फोन उठाकर कान पर लगा दिया और अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ? निधि रोते हुए बोली, वो इशू चली गई। आहान ने हैरान होकर कहा, चली गई मतलब? ठीक से बताओ स्वीटी पाई, और पहले तो ये अपना रोना बंद कर दो। निधि ने आहान की बात सुनकर रोते हुए घर आइए आप। आहान उसे शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, में आ रहा हूं, तुम चुप रहो पहले। निधि ने जोर से चिल्लाकर फोन पर कहा, सफेद कोबरा। आहान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि निधि ने फोन कट कर दिया। आहान ने हैरानी से अपना सर हिलाया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। आदित्य उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आहान अंश को फोन लगाते हुए बोला, वो ईशा कहीं चली गई है। आदित्य हैरान होकर बोला, वो तो अंश के साथ गई थी ना? आहान, मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है, चलकर देखते हैं। आहान ने देखा अंश उसका फोन नहीं उठा रहा था। वो बार बार उसे फोन कर रहा था। आहान परेशानी से अपने आईब्रो को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद आहान की गाड़ियां ओजस के बंगले के सामने रुक गई। आहान तेजी से बंगलों के अंदर चला गया। अंदर हॉल में सोफे पर बैठकर निधि रोए जा रही थी। ईशा सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, उसकी लाइफ का वो हिस्सा थी जिसने उसके एक किडनी का काम किया था। उसके बिना वो अधूरी थी। उसके अच्छे बुरे वक्त में सिर्फ वो ही थी जो निधि के साथ थी। उसके साथ वो इस कदर जुड़ चुकी थी कि उसके बिना उसकी सांसें भी मुश्किल से आती थी। निधि ने रो रो कर अपना पूरा मुंह सुजा दिया था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। आहान उसे ऐसे देख हैरान था। आज पहले उसने कभी निधि को इतना रोते हुए नहीं देखा था। परी, पलक और ओजस उसे शांत करने में लगे हुए थे, वही दादाजी चुप थे, लेकिन उनका दिल ही जानता था इस वक्त वो कितना बुरा फील कर रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था ईशा निधि की जान थी। उसके बिना तो वो घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। शादी के बाद से ही दोनों ठीक से मिल नहीं पाते थे। पर आहान ने भी उसे कभी ईशा से दूर नहीं किया था। आहान जल्दी से आगे आया। आहान को देख निधि अपनी जगह से उठ गई और उसे गले लगकर रोने लगी। आहान ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, कुछ बोलोगी या फिर रोती ही रहोगी? आहान की बात सुनकर पलक ने को कागज आहान के हाथ में दे दिया। आहान ने उसे कागज को पकड़कर उसमें लिखा पढ़ने लगा। इन लेटर, निधि, मुझे 2 दिन से भाई फोन कर रहे थे। तुम इतनी खुश थी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। ... लेकिन मुझे डर है, अगर भाई को पता चला तो वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं उनके हाथ नहीं लगना चाहती। मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी।
हम दोनों के बीच आज तक कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अंश सर से प्यार करती हूँ, और शायद वो भी करते हैं, लेकिन तुझे पता है अगर ये बात घर में पता चली तो मैं जिंदा भी रहूंगी कि पता नहीं, और यहाँ रहकर मैं घुट घुट कर नहीं जी पाऊंगी। मुझे जाना होगा। मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊंगी। अपना ध्यान रखना। अब तो मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। अहान जीजू तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और अब तो तुम्हें तुम्हारा भाई और बहन भी मिल गई है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हमेशा मुस्कुराती रहना, और प्लीज लेटर पढ़ने के बाद रोना मत। बाय। तुम्हारी इशू। अहान ने निधि को देखा और बोला, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो, हम उसे हमारे घर रखेंगे, लेकिन तुम उदास मत हो। अहान के लिए बड़ा सा झटका था। उसे पता था अंश ईशा से प्यार करता है और वो उसके लिए प्लानिंग कर रहा था। लेकिन अचानक से ये सब। उसने गहरी सांस ली। तब तक निधि ने अपना फोन उसके आगे किया। मैसेज पढ़कर अहान के माथे पर सिलवटें पड़ गई। जैसे निधि के लिए ईशा थी, वैसे ही अंश अहान की जान थी। उसका जिगरी यार था वो। ओजस ने अहान को देखते हुए कहा, अंश को पता लग चुका है कि ईशा यहां से जा चुकी है। ओजस की बात सुनकर अहान बहुत परेशान हो गया। इस वक्त जितनी उसके बीवी को उसकी जरूरत थी, उतनी ही उसके दोस्त को। अहान ने निधि के बालों को सहलाते हुए कहा, निधि चुप हो जाओ, देखो मैं उसके भाई से बात करूंगा और उसे लेकर आएंगे अंश के साथ उसकी शादी करने, फिर उसे कहीं भी जाने की जरूर नहीं पड़ेगी। अहान निधि को ठीक से समझा रहा था, ताकि को कुछ नॉर्मल हो। निधि ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं आएगी वो, आप मुझे पूछ रहे थे ना ईशा के बारे में। अहान ने अपना सर हिलाया, जिसे देख निधि अहान को लेकर सोफे पर बैठ गई। दूसरी तरफ अहान के गार्ड्स आरोही को लेकर जंगल के बाहर आ गए थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। उसे लगा था अब वो नहीं बचने वाली, लेकिन अहान ने उसे एक बार फिर छोड़ दिया था, जिसे जानकर वो फूले नहीं समा रही थी। अहान के गार्ड्स उस देख अपना सर हिला रहे थे। आरोही ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या मुझे घर छोड़ सकते हैं प्लीज, मैं ऐसे नहीं जा सकती। आरोही की बात सुनकर एक गार्ड हंसते हुए बोला, वैसे ये तुम पहले से टकली हो क्या? उस गार्ड की बात सुनकर दूसरा गार्ड बोला, नहीं रे, ये पहले भी तो आई थी, तक इसके सर पर बाल थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता हमारे मैडम बॉस के बहन ने इनकी टकली कर दी थी। तुम्हें मैं वीडियो दिखाऊंगा, बॉस ने इसका वीडियो बनाया है। उस गार्ड की बात सुनकर आरोही नफरत से भर गई। उसने अपने हाथों की मुठियां बनाई और गुस्से से खुद से बोली, इस बार पक्का तुम्हें बर्बाद करूंगी अहान मल्होत्रा। खुद बहुत बड़ा किंग कोबरा समझते हो ना तुम, ना तुम्हें नेवला बनकर फाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी आरोही वर्मा नहीं। इतना कहकर आरोही मुस्कुराने लगी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, जिसे देख गार्ड्स गाड़ी से बाहर निकल गए। वो लोग अब जंगल के बाहर रोड पर थे। गार्ड्स ने आरोही को देखते हुए कहा, ये टकली बाहर आ जा, तुम्हारा सफर यहीं तक था, निकलो अब। गार्ड्स की बात सुनकर आरोही गाड़ी से बाहर आई। उसने घूर कर गार्ड्स को देखा और गुस्से से बोली, देख लूंगी तुम दोनों को भी। गार्ड्स ने सर हिलाया और बोला, पहले खुद को देख, बाद में हमें देख लेना। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गए और वहां से रिटर्न चले गए। उनके जाते ही आरोही आगे चलने लगी। वो आगे जाते हुए खुद से बड़बड़ कर रही थी। अचानक उसके सामने बड़े बड़े किंग कोबरा आने लगे, जिसे देख आरोही डर से कांपने लगी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 96, ईशा की सच्चाई और परी की घबराहट। गार्ड्स ने सर हिलाया और बोला, पहले खुद को देख, बाद में हमें देख लेना। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गए और वहां से रिटर्न चले गए। उनके जाते ही आरोही आगे चलने लगी। वो आगे जाते हुए खुद से बड़बड़ कर रही थी। अचानक उसके सामने बड़े बड़े किंग कोबरा आने लगे, जिसे देख आरोही डर से कांपने लगी। आरोही जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो रास्ते पर भागे जा रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी जान नहीं बची थी कि वो भाग सके। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और जंगल के अंदर से जानवरों की चीखने की आवाजें उसके कान में पड़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, बारिश अपने जोरों पर थी। सब कोबरा आरोही के पीछे जाते हुए फुफकार रहे थे। भागते हुए आरोही जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसके कान में बहुत डरा देने वाली आवाज आई, इससे ज्यादा तकलीफ तुमने मेरी स्वीटी पाई को दिया है, तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं है। मारना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से चाहता था, पर अफसोस में ये कर ना सका। तुम्हारी बॉडी जो तुम्हारे घर भेजनी है, और तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहता, पर सिर्फ मेरे स्वीटी पाई के नजरों में, क्योंकि मैं मेरी जान को तकलीफ नहीं देना चाहता। अगले जन्म अगर धरती पर आई तो कुछ अच्छा काम कर लेना। ये आवाज अहान की थी। आरोही चारों तरफ देख रही थी, पर वहां कोई नहीं था। शायद पहले से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अब आरोही पर नजर रखी जा रही थी। आरोही ने चीखते हुए कहा, वो इसी लायक है, वो इसी लायक है, क्यों उसे सब कुछ मिलता है? पैदा हुई तो अपने बाप को इतना बड़ा आदमी बन दिया। खुद के नाम पर इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास क्या था? कुछ नहीं। सबसे अच्छी वही है, क्यों?
हम कहाँ से लोगों को बुरे दिखते हैं, मुझे लगा अब तो बर्बाद होगी, लेकिन नहीं, अब तो तुम उसे मिल गए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी। हमने क्या पाप किया है जो हमें ये सब नहीं मिलता। आरोही की चीख उस जंगल में दबकर रह गई क्योंकि उसके सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। आरोही चीख रही थी तभी उसके ऊपर कोबरा ने हमला किया और आरोही दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। आधे घंटे बाद वो एक गाड़ी में थी। वो गाड़ी जाकर उसके घर के बाहर रुक गई और उसे गाड़ी से बाहर धकेलकर वो गाड़ी वहां से चली गई। दूसरी तरफ ओजस का घर। सब निधि की बात सुनकर उसके पास बैठ गए थे। निधि ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और कहना शुरू कर दिया। ईशा की बहन थी, उससे 2 साल बड़ी थी। बहुत अच्छी थी वो। ईशु की फैमिली भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पापा और भाई पहले से ही बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम तीनों हमेशा साथ रहते थे। एक ही स्कूल में थे हम, लेकिन दीदी स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ ही हमेशा रहती थी। जब ईशु और मैं 10th क्लास में थे, तब हमें पता चला था कि दीदी का किसी लड़के के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, ये हमें नहीं पता था। एक दिन जब ईशु और मैं दादू के साथ घूमने गए थे, उस दिन घर आने के बाद हमें पता चला था कि दीदी घर में नहीं है। नील भाई और ईशु के पापा उसे बहुत ढूंढ रहे थे। हम डॉन बहुत रो रहे थे। अगले दिन सुबह पुलिस उनकी डेड बॉडी लेकर घर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि उनके साथ। इतना कहकर निधि आहान के सूट को कसकर पकड़ते हुए रोने लगी। आहान ने उसे शांत करते हुए कहा, लेकिन इससे ईशा के भागने से क्या? निधि ने रोते हुए कहा, है बहुत बड़ा रीजन है। आहान ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम पहले शांत हो जाओ और ठीक से सब कुछ बताओ ताकि हम सब सही कर सके। निधि ने अपना सर हिलाया और आगे कहने लगी, जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई तब उसके बारे में क्राइम ब्रांच तक बात पहुंच गई थी। तब सभी घर वाले से पूछताछ की गई थी और उन सब में मैं और ईशु भी शामिल हुए थे। तब हमने उन्हें बताया था दीदी किसी लड़के से बात करती थी। उस लड़के के बारे में पता किया तब पता चला था कि वो और दीदी एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन घर में सब स्ट्रिक्ट होने के कारण दीदी उनसे मिलने नहीं जाती थी। उस दिन उस लड़के ने उसे छुपकर मिलने बुलाया था। वहां पर क्या हुआ था ये हमें नहीं बताया गया था। उस दिन के बाद से मैं और ईशु सिर्फ राहुल और रोहन से ही बात करते थे, क्योंकि वो दोनों नील भाई के दोस्त के भाई थे। ऐसा हमें लगता था, पर असल में भाई ने उन दोनों को ईशु और मेरे सेफ्टी के लिए रखा गया था। ये बात हमें 1 साल पहले ही पता चली थी। अंश भाई का और ईशा के बीच जो हुआ था, भाई को सब पता था। उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बात हम दोनों से कही थी कि किसी भी कीमत पर हमें लेफकों के बीच फंसना नहीं है, वरना वो हमें जान से मार देंगे। निधि की बात सुनकर आहान थोड़े गुस्से से बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो निधि? इससे ईशा के भागने से क्या मतलब है? उसे भागने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ओजस भी उसकी बात सुनकर बोला, हाँ, ये कोई वजह नहीं हुई। उनकी बात सुनकर निधि बहुत जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख आहान बहुत परेशान हो गया था। वो इस हालत में उस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। तभी उनके कान में दादाजी की शांत सी आवाज, क्योंकि ईशु के बहन को मारने वाला और कोई नहीं, उसका खुद का बाप और भाई था। दादाजी की बात सुनकर आहान के साथ साथ ओजस और आदित्य के साथ वहां बैठी पलक और परी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। आहान हैरानी से दादाजी को देखते हुए बोला, खुद के बेटी को मार दिया, पर क्यों? दादाजी शांति से बोले, क्योंकि जिस लड़के के साथ ईशानी का चक्कर चल रहा था वो नील के पीए का बेटा था, जो बहुत गरीब था। उसने ईशानी से जिस्मानी ताल्लुकात रखे थे, जिससे ईशानी पेट से रह गई थी। ये बात उनके बिजनेस पर इफेक्ट करती, इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ईशानी को मार दिया था। दादाजी की बात सुनकर परी डर से कांपने लगी थी। आदित्य उसे ऐसे देख घबरा गया और जल्दी से उसे सीने से लगाते हुए बोला, शू शश, शांत हो जाओ परी, मैं हूं ना यहाँ, शांत हो जाओ। परी कुछ नहीं बोल रही थी, वो शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। उसे ऐसे डरा हुआ देख निधि रोते हुए बोली, सॉरी भाभी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, आई एम सॉरी। आहान ने उसे बाहों में भरते हुए आदित्य से कहा, भाई आप उन्हें कमरे में लेकर जाइए। पलक ने आदित्य से कहा, आप आइए, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। आदित्य परी को गोद में उठाकर पलक के साथ चला गया। उसके जाते ही निधि ने आहान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया सडू, मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। आहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, शांत हो जाओ स्वीटी पाई, तुमने कुछ नहीं किया, तुम पहले चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। आहान की बात सुनकर निधि ने उसके सीने पर नाखून गड़ाए। आहान ने झुककर उसके कान में कहा, बदला लिया जाएगा स्वीटी पाई। आहान की बात सुनकर निधि थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, पर ईशा का जाना उसके दिल पर बहुत बड़ा असर कर गई थी। वही आहान निधि को अपने सीने से लगाए बहुत बड़ी उलझन में फंस गया था। एक तरफ उसका दोस्त था तो दूसरी तरफ ईशा की जान। दादू ने उन्हें देखते हुए कहा, बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़ा समय दो, क्योंकि नील दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है।
कई बच्ची के जान पर ना बनाए। आहान ने अपना सर हिला दिया और निधि के चेहरे को ऊपर करके उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम चिंता मत करो, मैं ईशा के बारे में पता लगा लूंगा। निधि ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देख आहान वहां से जाते हुए ओजस से बोला, ध्यान रखना उसका, चाहे तो आज घर रुक जाओ। ओजस ने सर हिलाया। आहान सीधा बंगले के बाहर निकल गया। उसने रोनित को फोन किया और अंश की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहा। आहान वहां से निकलकर क्लब में चला गया। उसने देखा अंश एक तरफ बैठकर वाइन पी रहा था। सुबह का टाइम था इसलिए वहां ज्यादा कोई नहीं था। बस कुछ लोग बिजनेस मीटिंग कर रहे थे और थोड़े बहुत लोग नशे में झूमे हुए थे। आहान को वहां देख बिजनेसमैन खड़े हो गए जो आहान को जानते थे। आहान ने बिना किसी की तरफ देखे सीधा अंश के पास जाकर बैठ गया। अंश ने शराब के ग्लास को देखते हुए कहा, तू किन कोबरा डेविल कहीं का, कभी तो अकेले रहने दे, हमेशा पूछ की तरह पीछे आ जाता है। अंश की बात सुनकर आहान ने उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहा, अजगर के बच्चे, मैं तो तेरे साथ नर्क में भी आने वाला हूं, तो तू ये सोचना बंद कर दे कि मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़ूंगा। अंश ने हंसते हुए कहा, तू सच में सच्चा यार है, वरना कोई मेरी परवाह ही नहीं करता, चले जाते हैं छोड़कर। अंश नशे में था, बहुत ज्यादा नशे में। आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांति से बोला, अभी तुम घर चलो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, जब तेरी उतर जाएगी ना तब तुझे सब कुछ बता दूंगा जो तेरे लिए जानना जरूरी है। अंश ने हंसते हुए बोला, हमें तो लूट लिया दिल हुस्न वालों ने, मीठी मीठी बातों ने। आहान ने उसे खड़ा किया और क्लब से बाहर आ गया। वो उसे लेकर सीधा अपने ऑफिस चला गया। उसने रोनित की मदद से पीछे के दरवाजे से अंश को उसके केबिन में लेकर चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया। उसके बाद वो अपने केबिन में आकर बैठ गया। इस वक्त रोनित उसके सामने खड़ा था। आहान शांति से अपने एक हाथ से पेपर वेट घुमा रहा था। इस वक्त आहान एक डेविल लग रहा था जिसके दिमाग में क्या चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। रोनित उसे ऐसे देख कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत देर बाद आहान बोला, वो इस वक्त कहाँ है, उसे ढूंढो और उस पर सिर्फ नजर रखो। रोनित ने अपना सर हिला दिया और अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज कर दिया। फिर वो अपने काम कर लग गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन। कविता एक कोने में पड़ी हुई थी। हालत उसके पहले से बदतर हो गए थे। कहाँ वो गहनों से लदी हुई रहती थी और कहाँ अब वो सिर्फ एक मंगलसूत्र पर थी। तभी वहां एक लेडी कांस्टेबल आई और सेल को खोलते हुए बोली, कविता वर्मा, चलो तुम्हें आज यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। कविता जी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनके साथ चलने लगी। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठ गई और उनकी गाड़ी वहां से चलने लगी। वो लोग रास्ते से होते हुए बड़ी जेल की तरफ जा रहे थे जो शहर से बाहर था। आधे रास्ते पर जाने के बाद कविता जी सो गई, जिसे देख उसके साथ बैठे पुलिस भी सो गए। रास्ता लंबा था और वहां पहुंचने के लिए अभी 3 घंटे और लगने वाले थे। ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा था। आधा रास्ता पार करने के बाद कविता जी ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे से पुलिस कांस्टेबल के पास रखी बंदूक निकालकर उसने ड्राइवर की तरफ उसे तान दिया और उसे अपने उंगली दिखाकर शांत रहने का इशारा किया। ड्राइवर डर गया और चुप रह गया। कविता ने जीप का दरवाजा खोला और ड्राइवर को गाड़ी स्लो करने के लिए कहा। ड्राइवर ने जैसे कविता कह रही थी वैसा कर रहा था। कविता गाड़ी से उतर गई, वहां से भाग गई। कुछ दूरी पर जाने के बाद गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिससे सबकी नींद खुल गई। जब सबने अपनी आंखें खोली सब हैरान थे क्योंकि कविता जी के साथ ड्राइवर भी वहां से फरार था। कविता जंगल में घुस गई थी। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गई, तभी उसके सामने वो ड्राइवर आकर खड़ा हो गया, जिसे देख कविता की आंखें छोटी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 97, आरोही की मौत और परी आदित्य की लड़ाई। कविता जंगल में घुस गई थी। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गई, तभी उसके सामने वो ड्राइवर आकर खड़ा हो गया, जिसे देख कविता की आंखें छोटी हो गई। उसने उस ड्राइवर को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर बेशर्मी से हंसते हुए बोला, क्या मैडम इतना बुरा फंसा कर भागने की सोच रही थी आप? मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने आपको मरने से बचाया है, उसका हिसाब तो लेना पड़ेगा ना आपको। ड्राइवर को बात सुनकर कविता जी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या बोल रहे हो, ठीक से बोलो। ड्राइवर अपने दाढ़ी खुजाते हुए बोला, आप इतनी तो पागल मुझे लगती नहीं जो मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। कविता ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और कुछ देर उसे घूरने के बाद बहुत भद्दी सी हंसी हंसकर बोली, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरा साथ देना होगा। बोली, मंजूर है। उस ड्राइवर ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तेरा काम मैं करूंगा मैडम, लेकिन बदले में। इतना कहकर वो फिर से बेशर्मों की तरह हंसने लगा। कविता अपनी जगह से उठ गई और बोली, सबसे पहले यहां से निकलना होगा, उसके बाद आराम से बात करेंगे। ड्राइवर ने सर हिलाया और बोला, मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता पता है, चलो वहीं से चलते हैं।
कविता ने अपना सर हिलाया और उसके साथ जाने लगी। पुलिस उनके पीछे थी लेकिन अब तक कविता और वो ड्राइवर बहुत आगे जा चुके थे। वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए एक नदी की तरफ आ गए, जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसका बहाव अच्छा खासा था। कविता जी ने ड्राइवर को देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर, मेरा नाम आदिल है। कविता जी ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, अब यहां से कैसे जाएंगे? आदिल ने वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और वहां के पेड़ों से लटक रहे रस्सी जैसे टहनी को निकालकर उसे अच्छे से लकड़ियों पर बांध दिए। कुछ देर मेहनत के बाद उसने फ्लैट नाव बनाई और कविता जी से कहा, चलो यहां से आगे जाकर बता दूंगा। वो दोनों उस नाव में बैठ गए और लगभग 3 घंटे का सफर तय करके वो एक जगह आकर रुक गए। आदिल और कविता जी नाव से उतरकर आज चले गए। आगे जाने के बाद वहां उन्हें एक गुफा दिखी, जिसे देख आदिल बोला, आए यही रुकेंगे, कल आगे जाएंगे, यहाँ खाने के लिए हमें फल मिल जाएंगे। कविता ने अपना सर हिलाया। इतने दिनों से वो भी थकी हुई थी, इसलिए उसने अपने हाथ पैर धुल दिए और वही सहारा लेकर बैठ गई। आदिल ने आगे जाकर कुछ फल तोड़कर लाए और कविता जी के पास बैठ गया। उसने कविता जी को फल दिए और अपने चेहरे पर लगी दाढ़ी को निकलने लगा, जिसे देख कविता जी शॉक हो गई। जब आदिल ने पूरी दाढ़ी निकाल दी, कविता आदिल को देख एकदम से शॉक हो गई। दूसरी तरफ ओजस का घर आदित्य परी को शांत कर रहा था, पर वो बहुत डरी हुई थी। जो दादू ने कहा था सिम उसके साथ भी तो वही हुआ था, लेकिन गलती से उसे बहुत डर लग रहा था, जैसे ईशानी के साथ हुआ, कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए। आदित्य उसे लाख कोशिश करके समझा रहा था, पर परी उसकी एक नहीं सुन रही थी। जिसे देख आदित्य परी पर जोर से चिल्लाया, अब रो रो कर पूरी धरती आसमान एक कर लो तुम, कब से कह रहा हूं चुप हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आता? खुद की तबीयत खराब करनी है क्या तुम्हें? समझ नहीं आता? प्रेग्नेंट हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। आदित्य की बात सुनकर परी सुबकते हुए बोली, हाँ तुम्हें तो बस अपने बच्चे की पड़ी है। आदित्य ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग क्या घुटनों में है? बच्चे के साथ मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, इसलिए कह रहा हूँ चुप हो जाओ। मैं हूं ना, जरूर पड़ी तो तेरे बाप को भी मार दूंगा, लेकिन तूने कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य की बात सुनकर परी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अच्छा अब तुम मेरे बाप को मारोगे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे भी है, वो मेरे डैड है। आदित्य ने परी को खा जानी वाली नजरों से घूरा और बोला, तुम सो जाओ, कहीं तुम्हारे जैसे बच्चा भी पागल ना बन जाए, और तुम दोनों मिलकर मेरे सर के सारे बाल नोच नोच कर मुझे बुढ़ा ना कर दो। आदित्य की बात सुनकर परी को बहुत रोना आ गया। वो रोने लगी। ये देख आदित्य ने अपना सर पीट लिया, जिसे देख परी रोते हुए बोली, आप मुझसे परेशान हो रहे हैं? हाँ, अब मैं परेशानी लग रही हूँ आपको? आपकी प्रेमिका जो प्रेग्नेंट हो गई है, अब आपको मुझसे परेशानी ही होगी। आदित्य को अब ऐसा लग रहा था वो अपना सर दीवार पर पटक दे और पटक पटक कर ही अपना सर फोड़ दे। उसने अपने जेब से बंदूक निकाली और अपने सर पर रखते हुए अपने दांत पीसकर बोला, अब तुम अगर चुप नहीं रही ना तो मैं यही मेरा सर उड़ा दूंगा, फिर रोती रहना पूरी जिंदगी। आदित्य का एक्शन देख परी के होश उड़ गए। उसका रोना एकदम से बंद हो गया और वो चुपचाप बेड पर लेट गई। जिसे देख आदित्य ने चैन की सांस ली और कमरे से बाहर आकर निधि से बोला, उसका ध्यान रखना, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। निधि ने अपना सर हिलाया और हाँ में सर हिलाकर परी जिस कमरे में रुकी थी वहां चली गई। परी दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। निधि उसके पास जाकर बैठ गई और उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी, जिसे महसूस कर परी ने अपनी आंखें खोल दी और निधि को देखने लगी। निधि ने उसे देख प्यार से कहा, आप पूरी तरीके से सेफ है भाभी, और हमारा छोटू भी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आपके पास 24% कोई ना कोई रहता है। क्वोट। परी निधि की तरफ चेहरा करते हुए बोली, हाँ मुझे पता है निधि, पर घर पर बैठकर बोर हो जाती हूँ, इसलिए बहुत चीड़ चीड़ महसूस होती है। किसी से कह भी नहीं सकती ना। क्या करूँ समझ नहीं आता, मेरा सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन उन पर निकल जाता है, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। परी की बात सुनकर निधि ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बोली, आप रुकिए मैं अभी आई। इतना कहकर निधि बालकनी में चली गई। उसने अपने फोन पर से आहान को फोन लगाया। दूसरी तरफ से आहान ने फोन उठाकर कहा, हम कहो स्वीटी पाए। निधि, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन और एक बात है जिसे आपको मानना पड़ेगा। आहान, डेविल किंग कोबरा को ऑर्डर। निधि एक्साइटेड होकर बोली, हाँ क्योंकि मैं भी डेविल क्वीन कोबरा हूं, इसलिए आपको मेरी बात सुननी होगी। आहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, कहो। निधि, हम ना भाभी को भी ऑफिस ले जाते हैं, उन्हें ज्यादा काम नहीं देंगे, उससे उनका मन भी लगा रहेगा, अकेली रहेंगी तो उनके दिमाग में बार बार यही सब आता रहेगा। आहान ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम और पलक उनके साथ रहना, मैं शाम को बात करता हूं तुमसे। निधि, ओके, फिर आज आपके लिए एक गिफ्ट होगा, आ जाइए। आहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम रात स्पेशल बनानी है।
बेशर्म काला नाग। इतना कहकर निधि ने फोन कट कर दिया और अंदर चली आई। उधर आहान ने अपने फोन को देखा और बोला, ये लड़की सच में। आहान अपना फोन साइड में रख देता है और अपना काम करने लगता है। दूसरी तरफ आरोही अपने घर के गेट के बाहर पड़ी हुई थी। तभी आसपास के लोग गेट की तरफ जाने लगे। सब वहां इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, अरे ये तो आरोही है, उसे क्या हो गया और ये मुंह से झाग को निकाल रही है। दूसरा आदमी बोला, कोई इसके माँ को बुलाओ, नहीं तो प्रणव को फोन करो। एक आदमी ने जल्दी से उनके घर में आवाज देना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर एक मेड भागते हुए बाहर आई और बोली, जी कहिए। एक औरत, देखो आरोही को क्या हो गया है, इसके माँ को बुलाओ नहीं तो भाई को, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। वो मेड आरोही को ऐसे देख चौंक गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे रोता देख औरत बोली, बाद में रो लेना, पहले किसी को फोन करो। मेड ने जल्दी से अपने जेब से फोन निकाला और प्रणव को फोन लगाया। प्रणव इस वक्त ऑफिस में था। उसने देखा घर से फोन है, इसलिए उसने जल्दी से फोन उठा लिया और बोला, क्या हुआ माँ और आरोही आ गई क्या घर पर। मेड रोते हुए बोली, सर जल्दी से घर आइए, वो आरोही मैडम वो उनके मुंह से झांक निकल रही है, उनकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। मेड की बात सुनकर प्रणव हैरान था। वो जल्दी से ऑफिस के बाहर आ गया। वो कितने दिन से उन दोनों को ढूंढ रहा था, पर उन दोनों का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था और आज अचानक ऐसी न्यूज उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी गेट के बाहर रोक दी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और आरोही की तरफ चला गया। उसने झुककर आरोही का सर अपने गोद में रखा और उसके गालों को थपथपाने लगा। जब आरोही ने आंखें नहीं खोली, उसने आरोही को गोद में उठा लिया और गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने आरोही को गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर भाग गया। डॉक्टर ने आरोही को स्ट्रेचर पर लेटा दिया और उसे वार्ड के अंदर लेकर चले गए। अंदर जाकर आरोही को चेक किया गया। तब पता चला आरोही मर चुकी थी। डॉक्टर ने प्रणव को देखा, अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, शी इज नो मोर। सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिस कारण इनके 1 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। प्रणव ने एकटक आरोही को देखा और उसके डेड बॉडी घर लेकर आ गया। उसने अपने पिता को ये बात बताई, जिसे सुनकर वो भी सदमे चले गए थे। प्रणव ने अपने रिलेटिव्स को फोन कर दिया था। निधि जो परी से बातें कर रही थी, उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन को चेक किया तो वो हैरान हो गई, उसे प्रणव का फोन आ रहा था, जो निधि को एक नजर देखता नहीं था। उसे निधि से बहुत चीड़ थी। प्रणव अपने माँ और बहन की तरह ही घटिया था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था सिवाय पैसों के। वो बस पैसों के पीछे भागता था। उसके बहुत सारे इलीगल धंधे थे, जिस कारण अब वो बिजनेस में ऊंचाइयां छू रहा था। निधि ने फोन उठाकर कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ से प्रणव ने निधि को आरोही के मर जाने की बात बताई, जिसे सुनकर निधि को बड़ा सा झटका लगा। उसके हाथ से फोन छूट चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही अब इस दुनिया में नहीं थी। कैसी भी थी, बुरे वक्त में वो ही थे जिन्होंने उसे पैसा दिया था और उनके खर्चे उठाए थे। पलक ने जब निधि को ऐसे देखा तो वो उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ दी, आप ठीक तो है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। निधि रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, आरोही दी वो इस दुनिया से जा चुकी है, प्रणव भाई का फोन था, वो मर चुकी है। पलक ने निधि को शांत कराते हुए कहा, आप शांत होइए दो, हमें वहां जाना होगा, आप जुजू को फोन करिए। पलक ने इतना कहा और नीचे चली गई। उसने नीचे जाते हुए खुद से कहा, ये तो जीजू के कैद में थी, तो क्या उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ होगा। पलक अपनी सोच से बाहर आई और दादाजी और ओजस को बताने चली गई। निधि ने आहान को टेक्स्ट किया, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से बात भी करे। एक दिन में उसे 2 झटके मिले थे। वही आहान ने जब निधि का मैसेज देखा, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और वो अपने फोन को गोल गोल घुमाते हुए बोला, अभी तो बस शुरुआत है स्वीटी पाई। अभी तो तुम्हें बहुत से लोगों की मौत की खबर सुननी है, लेकिन सभी तुम्हारे सामने आएंगे ये तो मैं कह नहीं सकता। बस कोई जिंदा नहीं रहेगा। अब अगला टारगेट वो होगा जो तुम्हें परेशान करेगा, जो रास्ते में आएगा वैसे ही साइड हट जाएगा। आहान इतना कहकर अपनी जगह से उठ गया और अपने फोन को जेब के हवाले करके रोनित को अंश का ध्यान रखने का कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो आरोही के घर के बाहर खड़ा था। अब वो निधि का पति था, इस हक से उसे निधि के साथ रहना था, ताकि सबको पता चले वो अब मिसेज मल्होत्रा है और उसके साथ जो बुरा करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। निधि ने जैसे ही आहान को देखा, वो भागते हुए उसके पास आकर उसके गले लग गई। आहान ने उसे सीने से लगा दिया। तभी आहान का फोन रिंग हुआ। उसने अपने जेब से फोन निकालकर कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ की न्यूज सुनकर आहान के चेहरे के भाव बदल गए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 98। प्रणव को पता चला कविता के बारे में और साहिल शर्मा का प्रणव को उकसाना।
निधि ने जैसे ही आहान को देखा वो भागते हुए उसके पास आकर उसके गले लग गई। आहान ने उसे सीने से लगा दिया। तभी आहान का फोन रिंग हुआ, उसने अपने जेब से फोन निकालकर कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ की न्यूज सुनकर आहान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, कब हुआ ये सब? दूसरी तरफ से, आज सुबह जब उसे हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा था। उसके साथ गाड़ी का ड्राइवर भी फरार है। आहान ने कहा, ढूंढो उसे। दूसरी तरफ से, यस बॉस। आहान ने अपने फोन को जेब में रखा और निधि के बालों को सहलाते हुए खुद से बोला, ये सब जितना सुलझता जा रहा है उतना ही उलझ रहा है, मेरा मेन मोटिव तो साइड हो गया है। शायद और इंतजार करना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए। आहान अपने सोच में गुम था कि उसे निधि की आवाज आई, पता नहीं कैसे हो गया, उन्हें कितने सारे सांप ने काट लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सांप के बिल में ही घुस गई थी। इतना कहकर निधि रोने लगी। उसे रोता देख आहान ने उसे शांत कराते हुए कहा, अब सांप के बिल में हाथ डालेगी तो वो डसेगा ही ना स्वीटी पाए। निधि ने रोते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, सडू, मैं चाहती हूँ आप मासी को कुछ देर के लिए यहाँ बुला लीजिए, वो आखिरी बार ही शहीदी को देख तो लोगी। प्लीज सडू। आहान ने गहरी सांस ली और उसके गालों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए बोला, कुछ जेल से भाग चुकी है स्वीटी पाए। पुलिस उसके पीछे पड़ी है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, अब तुम चाहो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। आहान की बात सुनकर निधि एकदम से हैरान हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराई हुई आंखों से आहान को देखा और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। मैंने उनके साथ इतना बुरा किया है। वो मुझे मार डालेगी सडू, वो मुझे मार डालेगी। आहान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूमते हुए बोला, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा समझी तुम, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है स्वीटी पाए। तुम्हें ब्रेव बनना होगा, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। निधि ने उसके सूट को पकड़ते हुए कहा, मुझे घर लेकर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मुझे नहीं रुकना। इतना कहकर निधि जोर जोर से रोने लगी, जिस कारण उसे हिचकियां आनी शुरू हो गई थी। आहान ने उसके गर्दन की नस दबा दी जिससे निधि बेहोश होकर उसके बाहों में झूल गई। ओजस उसके पास आते हुए बोला, न्यूज मिली है, वो फरार हो गई है। आहान निधि को गोद में उठाते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, पता है मुझे, अपने घर जाओ और देखो तुम्हारा बाप और तुम्हारा चाचा इस वक्त कहाँ है। ओजस ने उसे देखा और बोला, उनका इन सब से क्या ताल्लुक। आहान गाड़ी में बैठते हुए बोला, घर जाओ, सब पता चल जाएगा तुम्हें, मेरे पास और कुछ नहीं कहने के लिए, इसलिए जाओ। आहान को जाता देख ओजस बोला, पर मैं पलक और दादू को अकेले नहीं छोड़ सकता, इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता मैं। आहान गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैं रोनित को भेज दूंगा, अब तुम निकलो जल्दी। ओजस ने अपना सर हाँ में हिला दिया और पलक दादू से मिलकर वहां से चला गया। आहान गाड़ी चलाते हुए रोनित से बात कर रहा था, अभी ऑफिस से निकल जाओ और आरोही के घर के पास आ जाओ, वहां से पलक और दादू को पिक करके कुछ दिन उनके घर ही रहना। इतना कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। रोनित बस फोन को देखता रह गया। फिर खुद से बोला, हे भगवान, हमेशा में ही क्यों। पीछे से अंश आते हुए बोला, अब क्या हुआ तुम्हें? अंश को देख रोनित बोला, तुम उठ गए, बहुत अच्छा हुआ। अंश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बोला, मैं घर जा रहा हूं। रोनित उसके पीछे चलते हुए बोला, मल्होत्रा मेंशन चले जाओ, बॉस इज वेटिंग फॉर यू। अंश ने अपने सर को दबाया और बोला, शाम को चला जाऊंगा मैं, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रोनित ने सर हिलाया और मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से आरोही के घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ नैनीताल, साहिल शर्मा परेशानी से हॉल में चहलकदमी कर रहा था। तभी दर्पण अंदर आते हुए बोला, भाई, वो कविता फरार हो गई है, उसने पुलिस को चकमा दे दिया है और एक न्यूज मिली है। उसकी वो बेटी आरोही, उसकी डेथ हो चुकी है और कहा जा रहा है उसके बॉडी पर सिर्फ बहुत सारे सांप के काटने के निशान है, जहर इतने तेजी से बॉडी में फैला है कि पूरा शरीर उसका काला पड़ चुका है। बहुत बेरहमी से मरी है। मरने के बाद में मुंह से झांक निकल रहा था। दर्पण की बात सुनकर साहिल शर्मा बोला, किसने किया पता चला? दर्पण, नहीं, अभी तक ये पता नहीं चला है, बॉडी घर के बाहर मिली है। इसका मतलब उसे मरा गया है। अगर कहीं और सांप ने काट लिया होता तो उसकी बॉडी घर तक नहीं आती। साहिल ने अपने जेब से फोन निकाला और प्रणव को फोन किया। दूसरी तरफ प्रणव जस्ट अभी अभी आरोही की बॉडी को जलाकर आया था। वो अपने कमरे में फ्रेश होकर बैठ हुआ था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन चेक किया तो साहिल शर्मा का नाम देख एक पल के लिए वो हैरान हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसका फोन उठा लिया और बोला, आज आपको मेरी याद कैसे आई? साहिल शर्मा अफसोस जताते हुए बोले, अभी भी पता चला है कि आरोही। प्रणव उनकी बात सुनकर बोला, हाँ, अभी घर आया हूँ और सोच रहा हूँ
इतने सारे सांप हमारे घर के बाहर कहाँ से आए? सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। किसी ने तो किया है, पर किसने ये समझ नहीं आ रहा। साहिल शर्मा, क्या तुमने आरोही के बॉडी में मौजूद जहर के बारे पता किया? वो किस सांप का है? प्रणव, हाँ, डॉक्टर ने लैब ने भेजा है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन उस कातिल का पता कैसे लगाऊं? माँ भी पता नहीं कहाँ गायब है। प्रणव की बात सुनकर साहिल शर्मा टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, मुझे पता है वो कहाँ है। साहिल शर्मा की बात सुनकर प्रणव की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से हरकत में आकर पूछा, कहाँ है वो बताओ, मैं खुद उन्हें लेकर आता हूँ। साहिल शर्मा के चेहरे पर बहुत बेहूदगी थी, जैसे वो बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। उन्होंने अपना सर हिला दिया और बोले, मुझे पहले तो पता नहीं था, लेकिन ओजस ने बताया था उन्हें जेल में डाला गया है और बहुत मारपीट भी की गई है उनके साथ। साहिल शर्मा की बात सुनकर प्रणव गुस्से से बोला, किसने ये सब किया? मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। साहिल शर्मा अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लिए बोला, आहान मल्होत्रा, द ग्रेट बसीनस टेकॉन, और एशिया का ब्लैक किंग कोबरा। साहिल शर्मा की बात सुनकर प्रणव सकते में आ गया। उसके आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, उसका इससे क्या लेना देना? माँ उसे कैसे जानती है? साहिल शर्मा उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हारी मासी की बेटी निधि शर्मा, वो उसका बॉयफ्रेंड है। उसका और निधि का चक्कर चल रहा है। शायद निधि ने उनके खिलाफ कुछ कहा होगा। साहिल शर्मा की बात सुनकर प्रणव का गुस्सा अब नफरत से भर गया था। उसने गुस्से से कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी रखता हूँ। इतना कहकर प्रणव ने फोन रख दिया और गुस्से से बोला, निधि शर्मा, मुझे लगा था तुम बहुत मासूम हो, लेकिन नहीं, तुम भी कमीनी निकली। देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। प्रणव के फोन रखते ही दर्पण शर्मा ने उसे देखते हुए कहा, भाई ये सब आपने क्या किया? साहिल शर्मा बड़े बेशर्मी से बोला, अब आएगा खेल में मजा। अब हम कविता को मार देंगे और उसका इल्जाम हम निधि पर डालेंगे और उसे ब्लैकमेल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेंगे और प्रणव उसके मां का जिम्मेदार, उसके आशिक वो आहान मल्होत्रा उसे समझेगा। साहिल शर्मा की बात सुनकर दर्पण हंसते हुए बोला, वाह भाई, आप तो बहुत जीनियस निकले, क्या आइडिया निकाला है। मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वाह, अब तो बड़ा मजा आएगा। क्वोट। साहिल शर्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। जंगल में कविता जी आदिल को देख शौक थी। वही आदिल कविता को देख मुस्कुरा रहा था। कविता जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोली, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आदिल मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहती थी ना मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, तो तुम्हें खुश कैसे रखूंगा, इसलिए बड़ा आदमी बनने गया था। अब मैं इस लायक बन चुका हूं कि तुम्हें क्या 50 लोगों को भी आराम से खिला सकता हूं। आदिल की बात सुनकर कविता जी रोते हुए बोली, तुम्हारे जाने के बाद मेरे हालत बहुत खराब हो गए थे। अब देखा ना, दिल को सुकून मिल गया। अब मुझे छोड़कर कभी मैं जाना। आदिल तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और वो तुम्हारा पति, उसका क्या? कविता जी गुस्से से बोली, भाड़ में जाए वो। आदिल मुस्कुराते हुए बोला, हमारे बच्चे कैसे हैं? कविता मुस्कुराते हुए बोली, दोनों भी अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आदिल ने सर हिलाया और कहा, हम यहाँ से दूर जाएंगे, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, तुम्हारे पीछे पुलिस लग चुकी है। कविता ने अपना सर हिलाया और बोली, पता है मुझे, लेकिन मैं उस लड़की को और उस लड़के को छोड़ने नहीं वाली। आदिल ने सर हिलाया और बोला, उन दोनों को अभी चैन की सांस लेने दो। उस लड़के को हम हल्के में नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है। कविता हैरानी से आदिल को देखते हुए बोली, वो बस एक बिजनेसमैन है और क्या? आदिल अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। कविता जी उसे देखते हुए बोली, मतलब? आदिल, कुछ नहीं, हम अपनी बातें करते हैं, इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कुछ तो रहम कर अब। कविता जी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। आदिल ऐसा क्यों बोला? आदिल ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब अपना दिमाग मेरे पास रखो और उसके बारे में सोचना बंद कर दो। हमें उससे सिर्फ बर्बाद करना है और उसके लिए मैं अकेला काफी हूं, तुम बस अब मेरे साथ एंजॉय करो। कविता उसकी बात सुनकर उसके गोद में बैठते हुए बोली, जरूर मेरे जाने मन, वैसे भी तुम्हारे इंतजार में हमारी सारी रातें तड़पती हुई कटी है। वो बूढ़ा तो कुछ काम का नहीं, बस पूरा दिन सोफे पर पड़ा रहता है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने, वो तो बस एक मोहरा था हमारे खेल का। कविता ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और आदिल के सर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिसे देख आदिल ने उसे अपने बाहों में कस लिया। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और उस सुनसान जंगल में कविता की तेज चलती सांसों की आवाजें गूंज रही थी। क्या आहान के राज के बारे में आदिल को पता है? अगर हाँ, तो आदिल कौन है और वो इतने साल कहाँ था? और उसका कविता से क्या संबंध है?
जानने के लिए बने रहे हमारी इस कहानी के साथ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 99। अंश अहान ने बनाया प्लान, दुश्मनों का पता लगाना। अहान निधि को लेकर मल्होत्रा मेंशन आ गया था। उसने निधि को अपने कमरे में ले जाकर लेटा दिया और आदित्य को फोन कर दिया। दूसरी तरफ आदित्य अपने कंपनी की अरेंजमेंट देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर अपने कान पर लगा दिया। ऑन कॉल अहान आदित्य से बोला, भाई, भाभी ओजस के घर पर है। मैं निधि को लेकर घर आया हूं, अगर आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला, मैं देखता हूं, अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। अहान ने फोन रख दिया और एक नजर निधि को देखकर अंश को फोन कर दिया। अंश इस वक्त गाड़ी चला रहा था। उसने अहान का फोन देखा और एक गहरी सांस लेकर फोन उठा लिया। अंश के फोन उठाते ही अहान बोला, अब कहाँ जा रहा है तू? मेंशन आजा, जरूरी बात करनी है। अंश, अभी नहीं, बाद में आ जाऊंगा, अभी मूड खराब है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी आ जाओ। इतना कहकर अहान ने फोन रख दिया। अंश ने फोन को घूरा और बोला, डेविल कोबरा, ये कभी नहीं सुधरेगा। अंश ने टर्न लिया और मल्होत्रा मेंशन की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर बाद अहान और वो दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। अहान शांत था और अंश भी। अहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब मुझे जरूरत थी तुमने मुझे संभाला था, आज तुझे जरूरत है पर मैं तुम्हें नहीं संभालने वाला। अहान की बात सुनकर अंश हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, खडूस कहीं का। नहीं भाभी, क्या बोलती है सडू काला नाग। अंश की बात सुनकर अहान ने उसके पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, ये बात सिर्फ मुझे मेरी स्वीटी पाई ही कहेगी, और कोई नहीं। अहान की बात सुनकर अंश कुछ नहीं बोला। जिसे देख अहान बोला, चल अब इतना सेटी मत हो, जब तुम्हारे पास द ग्रेट बसीनस टेक ऑन अहान मल्होत्रा, द ट्रू डेविल है, फिर क्यों इतना टेंस है? अंश ने उसे खूब घूरा और बोला, अगर खुद की शेखी बघारना हो गया हो तो बताएगा क्यों बुलाया था। अहान उसे देख डेविल स्माइल करते हुए बोला, मेरे पास एक प्लान है। अंश, बता जल्दी। अहान ने उसे कुछ समझाया। थोड़ी देर बाद अंश खुश होकर बोला, यू आर द ग्रेट खडूस। अहान ने उसे अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर देखा तो अंश अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, ओके रिलैक्स, इतना घूर मत, मुझे डर लगता है। अहान ने उसे बिना देखे ही कहा, जा अब काम पर लग जा, सुबह की फ्लाइट से चले जाना। अहान की बात सुनकर अंश बोला, नहीं, फ्लाइट से नहीं जाना मुझे, देख अब मैं क्या करता हूँ। अहान ने उसके पीठ पर मुक्का मारा और बोला, निकाल अब अपने अंदर भरी कमीनीगिरी। अंश अपनी कॉलर टाइट करते हुए बोला, दोस्त किसका हूँ, जो खुद कमीनों का सरदार है। अहान ने उसे एक मुक्का दिखाया जिसे देख अंश वहां से भाग गया। अहान ने उसके जाते ही अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और खुद से बोला, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं दुनिया से भी भीड़ सकता हूँ अंश, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरी लड़ाई तू खुद लड़, तेरे पीछे ये डेविल तो है ही। इतना कहकर अहान ने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन देखा तो रॉकी का फोन था, जिसे देख अहान ने जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ से रॉकी बोला, बॉस, ये वही है, पूरा गेम उसी ने सेट किया है। नंबर बंद आ रहे हैं और फोन में फैमिली के लोगों के फोटोज मिले हैं। आपको सतर्क रहना होगा, वो आप पर नजर रखे हुए है। अहान अपने आईब्रो को सहलाते हुए बोला, हैम समझ गया। जरा उस कविता वर्मा का पता लगा, उसका पिछला बैकग्राउंड चेक करना, उसके पति से लेकर बच्चे तक का। रॉकी ने ओके कहा और फोन रख दिया। अहान अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, कब तक छुपेगा तिवारी, आ अब तुझे खींचकर आराम आराम से बाहर निकालता हूँ। अहान के चेहरे पर बहुत गहरे भाव थे, जैसे ना जाने उसकी कितनी बड़ी जीत हासिल की हो। वो बहुत खुश लग रहा था। वो अपने कमरे में ना जाकर सीधा दादाजी कर कमरे में चला गया। दादाजी इस वक्त अपने कमरे में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। अहान उनके पास आकर उनके पैरों के पास बैठ गया। अहान को ऐसे देख दादाजी ने किताब साइड में रखी और अहान के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या हुआ? तू इतना खुश है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। अहान मुस्कुराते हुए बोला, दादू, वो कमीना मिल गया है। उसके बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है। शायद हमें उनके बारे में भी कुछ पता चले। अहान की बात सुनकर दादाजी मायूस होकर बोले, क्यों उम्मीद लगा रहा है अहान? कहीं हमारी उम्मीद भी उस आग की तरह जल ना जाए। दादाजी की बात सुनकर अहान बोला, उम्मीदों पर तो दुनिया कायम है दादू, फिर क्यों ना उसकी उम्मीद लगाई जाए। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, शायद तू जो कह रहा है वही सही हो। अहान ने हाँ कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। निधि उठकर बेड पर बैठी हुई थी। जाने क्या सोच में डूबी हुई थी वो, के एक तक जमीन को घूर रही थी। अहान जाकर उसके पास लेट गया और अपना सर उसके गोद में रखते हुए बोला, क्या सोच रही हो इतना? निधि अपने सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको क्या हुआ? अहान उसके कमर को पकड़कर बोला, जाओ रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं।
निधि मायूस होकर बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मूड खराब है। आहान उसके गोद से सर हटाते हुए बोला, जाओ जल्दी नहीं तो मैं तुम्हें खुद रेडी करूंगा। आहान की बात सुनकर निधि ने आहान को घूर कर देखा तो आहान ने उसे घूर कर देखा और बोला, जा रही हो या नहीं। निधि बेड से बेमन से उठ गई और ड्रेसिंग रूम में चली गई। आहान ने किसी को फोन किया और कुछ देर बात करने के बाद वो निधि के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद निधि रेडी होकर आई, जिसे देख आहान आगे चलते हुए बोला, इतने धीरे तो कछुआ भी नहीं चलता, चलो जल्दी। आहान की बात सुनकर भी निधि कुछ नहीं बोली और चुपचाप आहान के पीछे चली गई। आहान ने अपनी स्पोर्ट कार निकाली और निधि को बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए जाने लगी। शाम होने को आई थी इसलिए बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत हो गया था। निधि चुपचाप बैठी हुई थी, जिसे देख आहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अब मर चुकी है निधि, उसके बारे में सोचकर अपना और मेरा मूड खराब मत कर। आहान की बात सुनकर निधि ने उसे घूर कर देखा और बोली, लेकिन उसे इतने सारे सांप काट कैसे गए? क्या वो सपेरों के बस्ती में गई थी? आहान सामने देखते हुए बोला, नहीं कोबरा के बस्ती में गई थी। आहान की बात सुनकर निधि ने हैरानी से आहान को देखा और डरते हुए बोली, क्या वो सब आपने किया है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। आहान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे ही सवाल कर बैठा। आहान की बात सुनकर निधि हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? आहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख निधि बोली, क्या आप नाराज हो गए हैं? क्या बात है, आज बड़ी इज्जत दी जा रही है, कुछ स्पेशल? आहान तंज भरी आवाज में बोला तो निधि एकदम चुप हो गई। एक लॉन्ग ड्राइव के बाद वो एक जगह आकर रुक गए। अब तक रात हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही निधि ने बाहर देखा वो एकदम से खुश हो गई। दूसरी तरफ रोनित इस वक्त दादाजी और पलक को लेने आरोही के घर आया था। पलक और दादाजी उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रोनित आया पलक जाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। आगे रोनित के पास दादाजी बैठ गए। रोनित ने तिरछी नजरों से पलक को देखा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो सब ओजस के बंगलों पर थे। पलक ने रोनित को इग्नोर किया और सीधा अंदर चली गई। रोनित ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दादाजी को कमरे में छोड़कर हो में आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। तब तक परी भी नीचे आकर उसके पास बैठ गई। परी को देख रोनित ने लैपटॉप बंद किया और उसे देखते हुए बोला, कैसी है आप भाभी? परी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत बोर हो रही हूँ। निधि भी नहीं है, पलक भी कमरे में सो रही है। रोनित उसे देखते हुए बोला, आपको ऐसे रहने की आदत नहीं होगी ना? परी, हाँ अब पूरे दिन यहाँ से वहां घूमने की आदत थी ना, ऐसे अचानक से घर में बैठे रहने से बोर होता है। रोनित, अब और 6 to 7 महीने भाभी, फिर तो आपको चैन की सांस भी नहीं आएगी। रोनित की बात सुनकर परी मुस्कुरा दी। तभी आदित्य पीछे से आते हुए बोला, क्या बातें चल रही है आप दोनों की? रोनित, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। आप करिए बातें, में जाता हूँ। रोनित ये कहकर अपनी जगह से उठ गया, जिसे देख आदित्य बोला, रुक जा, हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं। आदित्य की बात सुनकर रोनित बोला, आप दोनों के बीच में अकेला क्या करूंगा भाई? रोनित की बात सुनकर आदित्य धीरे से बोला, इसके साथ अकेले आइसक्रीम खाने जाने से अच्छा मैं तुम्हें क्या पूरी दुनिया को साथ ले जाओ, लेकिन इसे अकेले बिल्कुल नहीं। आदित्य ने भले धीरे से कहा था पर रोनित पर परी ने उसकी बात सुन ली थी, जिस कारण परी आदित्य को घूरते हुए बोली, मुझे नहीं आना आइसक्रीम खाने, मुझे आपके साथ ही नहीं आना। इतना कहकर परी उठकर जाने लगी, जिसे देख आदित्य ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, अरे मेरी फूल देवी, क्यों फूल रही है, चल आइसक्रीम खाने, तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा। परी ने उसे घूर कर देखा, जिसे देख उसे इग्नोर करते हुए आदित्य रोनित से बोला, जा रोनित, पलक को बुला ला, तब तक मैं तुम्हारे भाभी को देख लेता हूँ। रोनित ने अपना सर हिलाया और हाँ कहकर पलक के कमरे में चला गया। आदित्य ने परी को गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा दिया और उसे देखते हुए बोला, तुम कितना गुस्सा करती हो? आदित्य की बात सुनकर परी बोली, तो क्यों आते हैं मेरे पास, जाइए ना आपके उस सो कोल्ड गर्लफ्रेंड के पास। वो कहा आप पर गुस्सा करती है, वो तो आपको प्यार से गले लगाती है, प्यार से पप्पी झप्पी देती है और पता नहीं क्या क्या करती होगी। परी की बात सुनकर आदित्य उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जले मेरे दुश्मन, परी ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा। आदित्य ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। परी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख आदित्य ने उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए और बोला, सॉरी। आदित्य के ऐसे छूने से परी एकदम से सिहर गई, उसकी दिल की धड़कनें तेजी से भागने लगी, जिसे सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही रोनित ने गहरी सांस ली और पलक के कमरे का दरवाजा खोल दिया।
उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 100। मेरा बच्चा आते आते अपने बाप के सारे बाल उड़ा ले जाएगा। वही रोनित ने गहरी सांस ली और पलक के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। पलक अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। इस वक्त टी शर्ट पहन रही थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पलक को ऐसे देख रोनित ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर पलक ने पीछे पलटकर देखा तो दरवाजा बंद था। ये देख पलक की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना टी शर्ट ठीक किया और जाकर सीधा दरवाजा खोल दिया। रोनित जो बाहर आकर दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ा था वो सीधा पलक के ऊपर गिर पड़ा। पलक रोनित के नीचे थी और रोनित पीठ की तरफ से पलक के ऊपर पड़ा हुआ था। पलक को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने रोनित को अपने ऊपर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, इतनी तमीज नहीं कि लड़कियों के कमरे में नॉक करके आना चाहिए। रोनित जल्दी से खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मुझे कितनी तमीज है ये तुम मत बताओ, पहले खुद तमीज सीखो और दरवाजा बंद करके ये सब किया करो। कहीं किसी दिन पूरा मूवी ही ना दिखा देना। अगर आप देखने के लिए तैयार है तो मैं भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। पलक ने मजाक करते हुए सीरियस टोन में रोनित से कहा। पलक की बात सुनकर रोनित के चेहरे पर घेरी मुस्कान आ गई और वो पलक की तरफ बढ़ते हुए बोला, फिर देरी किस बात की, दिखाओ। बड़ा अच्छा मौका है, तुम्हारा भाई भी घर पर नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। रोनित को अपनी तरफ आता देख पलक अपने कदम पीछे लेने लगी और उसकी बातें सुनकर पलक का दिल मुंह को आ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे कमरे से बाहर निकलो। पलक की बात सुनकर रोनित बोला, क्यों, अब क्या हुआ, अभी तो कह रही थी मूवी दिखा दोगी। पलक ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, तुम्हें मूवी दिखाए में हथेलियां, ऐसा चमाट पड़ेगा ना गाल पर के 10 दिन मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। पलक की बात सुनकर रोनित को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपना चेहरा एकदम सीरियस किया और पलक को आंखें दिखाते हुए बोला, आगे से ऐसे शब्द अपने मुंह से निकलने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं तुम्हारे लिए महंगा ना पड़ जाए, और तैयार होकर नीचे आओ। आदि भाई आइसक्रीम खाने ले जा रहे हैं, जल्दी बुलाया है तुम्हें। इतना कहकर रोनित वहां से चला गया। पलक बस उसे नम आंखों से देख रही थी। उसने खुद को मजबूत किया और स्कार्फ लेकर नीचे आ गई। नीचे गाड़ी में परी और आदित्य एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए। परी की धड़कनें अभी तक जोरों से भाग रही थी। पलक आकर आगे की सीट पर बैठ गई और रोनित को इग्नोर कर वो अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। रोनित ने उसे तिरछी नजरों से देखा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बड़े से आइसक्रीम पार्लर में थे जहां नेचुरल आइसक्रीम्स मिलती थी। वो चारों एक टेबल पर बैठ गए और अपने लिए ऑर्डर करने लगे। आदित्य परी को देख रहा था जो आइसक्रीम की ऑर्डर दे रही थी। परी ने 4-5 फ्लेवर बताए, जिसे सुनकर आदित्य बोला, परी इतनी ज्यादा आइसक्रीम, सर्दी लग जाएगी। परी ने आदित्य को घूर कर देखा और बोली, फिर खाने क्यों लेकर आ गए, लाना ही नहीं चाहता था मुझे, और वैसे भी ये नेचुरल वाले नेचुरल के नाम से इत्तू सी आइसक्रीम देते हैं, ना पेट भरता है ना मन। परी की बात सुनकर पलक बोली, यस भाभी आप सही कह रही है। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला, इन लड़कियों का लॉजिक जो समझ गया वो आदमी धन्य हो गया। आदित्य की बात सुनकर रोनित जोर से हंसने लगा, जिसे देख परी नाराजगी से बोली, क्या आप मुझसे परेशान हो रहे हैं। आदित्य उसे साइड हग करते हुए बोला, नहीं बेबी, तुम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो और चाहिए तो और मंगा लो। ठीक है। परी ने खुश होकर अपना सर हिलाया और बोली, आप बहुत अच्छे हैं, सच्ची में। आदित्य ने अपना सर हिलाया और बोला, उफ, इसे देखकर कौन कहेगा ये ऐसी भी है, एक पल में गुस्सा एक पल में प्यार। मेरा बच्चा आते आते अपने बाप के सारे बाल उड़ा ले जाएगा। कसम से मुझे तो फील नहीं होता कि मैं एक माफिया हूं। आदित्य का चेहरा देख पलक और रोनित मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद वेटर सबकी आइसक्रीम लेकर आता है, जिसे देख परी बच्चों की तरह खुश होकर उसे खाने लगती है। रोनित वहां बैठकर तिरछी नजरों से पलक को देख रहा था पर पलक उसे फुल इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ निधि बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। इस वक्त वो मसूरी में थी। ठंड बहुत ज्यादा थी। बरसात के दिन होने के कारण चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। आहान गाड़ी के बोनट से टिककर खड़ा था और अपने हाथों को फोल्ड करके निधि को देख रही था। निधि ठंड से कांप रही थी, फिर भी वो वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट बता रही थी वो इस वक्त कितनी खुश है। उसने आहान को देखा और जल्दी से उसके सीने लगते हुए बोली, थनकू 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 सडू, आपको नहीं पता मैं इस वक्त कितना खुश हूं। इतना कहकर निधि ने आहान के गाल पर चूम लिया। निधि की हरकत से आहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई।
उसने निधि के कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचकर धीरे से उसके कान में अपनी हुस्की आवाज में बोला, बस इतना ही। आहान की ऐसी आवाज सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। इतने ठंड में भी उसे गर्मी का एहसास होने लगा। उसके कान और गाल एकदम से लाल हो गए। आहान ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और उसके कानों को अपने लिबों से छूते हुए बड़े एहसास के साथ कहा, बताओ स्वीटी पाई, बस इतना ही, मुझे लगा तुम मुझे कुछ और दोगी। आहान की ऐसी आवाज सुनकर निधि मोम की तरह पिघल रही थी। उसके शरीर में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसने अपना थूक निगला और अपनी कांपती आवाज में धीरे से बोली, और क्या चाहिए आपको? आहान उसके कान से होकर उसके गाल तक अपने होठ लाते हुए बोला, यू नो वेरी वेल व्हाट आई वांट। निधि आहान के टी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, हम अभी बाहर है। आहान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और निधि को गोद में उठाकर सामने बने छोटे से विला के अंदर चला गया। निधि उसकी हरकत से हड़बड़ा गई और बोली, कोई देख लेगा ना? क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आहान उसे अंदर ले जाते हुए बोला, दुनिया की फिक्र क्यों करनी जब हम कोई गलत काम नहीं कर रहे और वैसे भी यहाँ सिवाय मेरे गार्ड्स के कोई नहीं आएगा। निधि ने अपना सर हिलाया और बोली, इसका मतलब ये आपका विला है? निधि की बात सुनकर आहान ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, ये हमारा विला है। आहान की बात सुनकर निधि के बॉडी में गुस्बम आ गए। कितना खूबसूरत एहसास था ये, जब कोई हमें इतने हक से कहे, उसकी हर चीज सिर्फ उसकी नहीं अपने पत्नी की भी है। निधि आहान को प्यार से देखने लगी। ये देख आहान धीरे से बोला, क्या इरादा है तुम्हारा स्वीटी पाई? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ गंदा तो नहीं चल रहा? आहान की बात सुनकर निधि चीर कर बोली, आज आपने मेरी किसी भी प्रकार से खिंचाई की ना तो आप देख लेना इतने मुंह के मारूंगी ना मैं आपको, कि आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आहान ने उसे देखा और उसे डेविल स्माइल देते हुए बोला, फिर बाद में मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। आहान के बात का मतलब समझते ही निधि का मुंह बन गया और वो उसे घूरकर देखने लगी। आहान ने निधि को विला के अंदर डाइनिंग टेबल के पास लेकर चला गया और उसे चेयर पर बैठाते हुए बोला, पहले खाना खाओ बाद में बात करते हैं। पूरी रात है हमारे पास। निधि ने मुंह बनाया और चुपचाप खाने लगी। आहान उसे देखते हुए खा रहा था। खाना खाने के बाद निधि जैसे ही उठने वाली थी आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया जिसे देख निधि रुक गई। थोड़ी देर बाद आहान निधि को लेकर अपने कमरे में चला गया। विला पहाड़ियों के सामने था जिस कारण सामने का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाहर ठंडी तेज हवाएं चल रही थी। निधि कमरे में आकर सीधा बालकनी में चली गई, जिसे देख शान चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो उसे रोनित का फोन आया। उसने फोन उठा लिया और रोनित से बातें करते हुए बालकनी में चला गया। निधि अब भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आहान ने उसके कंधे पर सर रखा और रोनित की बात सुनने लगा। रोनित की बात सुनने के बाद आहान बोला, ओके ठीक है मैं कल सुबह निकल जाऊंगा तुम सीधा मुझे वहीं मिलना। रोनित ने हाँ कहा और फोन रख दिया। निधि ने उन दोनों की बातें सुन ली थी जिस कारण उसने आहान से पूछा, आप अकेले जा रहे हैं? आहान ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, नहीं कुछ लड़कियां जा रही है मेरे साथ, मीटिंग के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगा। निधि ने चीर कर उसे देखा और मुंह फुलाकर बोली, ठीक है फिर जाइए रिलैक्स हो जाइए, मुझे नींद आ रही है। आहान उसे कसकर पकड़ते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, मैं यहाँ तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ समझी, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। आहान को रूड होता देख निधि चुप हो गई और सामने देखने लगी, जिसे देख आहान बोला, हो गया अब तुम्हारा। निधि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख आहान ने उसके कंधे से ड्रेस को नीचे खिसका दिया और उसके कंधे को चूमने लगा। निधि अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। आहान के छुअन से उसकी हालत खराब हो रही थी पर वो ऐसी खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। आहान ने उसके गर्दन को चूमते हुए अपनी तरफ घुमाया। निधि अब भी चुपचाप खड़ी थी। ये देख आहान को गुस्सा आने लगा। उसने निधि को बहुत गुस्से से देखा और अपने हाथों को उसके बॉडी में चलाने लगा, पर निधि कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देख आहान उससे दूर हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर पटक दिया, फिर खुद दूसरी साइड जाकर लेट गया। निधि ने एक नजर उसे देखा और जाकर कपड़े चेंज करके आके बेड पर लेट गई। उसने आहान की तरफ अपना चेहरा किया और उसे देखते हुए बोली, सॉरी डेविल लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे आपको स्पेशल गिफ्ट देना है, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है बस और कुछ देर। आपके इतने अच्छे मूड को मैंने खराब कर दिया। क्वोट। निधि इतना बोलकर आहान के पास खिसक गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर सो गई। अगली सुबह आहान निधि से पहले उठ गया था। उसने निधि के सर के पास एक लेटर रख दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब निधि की नींद खुली आहान को कमरे में ना देख पहले तो वो घबरा गई। उसने जल्दी से अपना फोन देखा जिसके नीचे लेटर था। निधि ने जल्दी से उसे उठा लिया। लेटर देख निधि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
उसके चेहरे पर डर था। उसने खुद से कहा, कहीं इशू की तरह से डूबी मुझे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निधि ने उस लेटर को ओपन किया तो उसमें आहान ने बस कुछ शब्द लिखे थे। रेडी हो जाओ, नीचे चौपर खड़ा है, तुम्हें घर छोड़ देगा। निधि ने चैन की सांस ली और रेडी होने चली गई। शाम का वक्त। मालदीव्स। आहान एक मीटिंग के लिए मालदीव्स आया हुआ था। इस वक्त वो एक होटल में कुछ बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था। वही रोनित भी उसके पास ही था। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई। आहान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आपको कंपनी से फोन आएगा। अगर प्रोजेक्ट ठीक हुआ तो हम आगे की बात करेंगे। आहान का एरोजेंट नेचर सबको पता था, इसलिए उसकी बातें हमेशा सबको रूड लगती थी। रोनित ने उन बिजनेसमैन को देखा और कहा, ठीक है, फिर मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। आहान वहां बिना रुके ही अपने विला की तरफ आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। लेकिन कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, जिसे देख आहान की आंखें छोटी हो गई और वो जैसे ही लाइट लगाने वाला था, कमरे में हल्की रोशनी हो गई, जिसे देख आहान का चेहरा सर्द हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों, अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।